मुद्दे को लेकर हम सभी लोग काम करते रहते हैं। आए दिन घटनाएं घटती हैं, उन्हीं घटनाओं को मुद्दे को लेकर रखा गया है। मकसद है कि इस मुद्दे पे चर्चा किया जाए और इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर हम लोग काम करें। और आज का कार्यक्रम जो है NSCG नेशनल एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन ग्रुप के बैनर तले इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। आज हमारे बीच में हमारे रिसोर्स पर्सन दो हैं। एक तो मोहतमीम भाई हैं जिनका बाल कल्याण समिति जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उसके सदस्य रहे हैं। कई वर्षों से इनका काम रहा है, बाल संरक्षण के, बाल अधिकारों के मुद्दे के लेकर काम रहा है। और आप नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के मेंबर भी रहे हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के। साथ ही आज हमारे साथ एक और हमारी रिसोर्स पर्सन है स्वाति राय जी, वो अभी आने वाली हैं, पहुँचने वाली हैं रास्ते में। तो स्वाति राय जी का भी बहुत अच्छा अनुभव रहा है बच्चों के साथ महिलाओं के मुद्दे पे काम करने का। तो स्वाति जी भी बाल कल्याण समिति साउथ ईस्ट वाले ज़िले की रही हैं। तो बाल अधिकारों के मुद्दे पे काम करने वाले लोग हैं, रिसोर्स पर्सन तो हमारे बीच में हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जावेद भाई हैं। जावेद जी हमारे जो NSCG का दिल्ली चैप्टर है, नेशनल एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन ग्रुप, उसके कोऑर्डिनेटर हैं। और जावेद भाई का भी आज स्वागत है हमारे बीच में और हमारे आज के कार्यक्रम में। तो जावेद भाई भी अपनी बातों को रखेंगे जो इस मुद्दे पर क्यों किस तरह से हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और NSCG क्या है उसके बारे में बात होगी। मुझे लगता है कि हम लोग कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, सेशन होगा, लोग यहाँ पे बात करेंगे, तो ये थोड़ा तो समय लगेगा, लेकिन ये मैं ब्रीफ में बैकग्राउंड को देता हूँ। मुख्य रूप से बच्चों पे आए दिन यौन शोषण के जो घटनाएं घट रही हैं उस मुद्दे को लेकर किया गया है। और ये कार्यक्रम नेशनल एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन ग्रुप NSCG है, उसके बैनर तले किया जा रहा है। NSCG के बारे में मैं बाद में मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जावेद भाई बताएंगे। उससे पहले ही बता दें कि ये दिल्ली में हम लोग 4 ऑर्गेनाइजेशन हैं दिल्ली स्टेट चैप्टर के तहत जो काम कर रही हैं। स्पीड जो है SPID सोसाइटी, हम लोग पूरा नाम सोसाइटी फॉर पार्टिसिपेटरी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है और इसको हम लोग स्पीड सोसाइटी के नाम से बुलाते हैं, शार्ट में नाम वो किया था। तो स्पीड जो है सेंट्रल दिल्ली में काम करता है इस मुद्दे को लेकर, पिछले 2 सालों से काम कर रहे हैं, तीसरा साल चल रहा है उनका। और ऐसे ही हमारे नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन हैं, साउथ ईस्ट में हैं और नॉर्थ वेस्ट में भी हैं। तो 4 ज़िलों में काम इस मुद्दे पे चल रहा है। बहुत सारे घटनाएं घट रही हैं, बहुत सारे हर ज़िले में हो रहा है। तो हमारा मेन मोटिव है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल संस्थाएँ हैं, चाहे वो गैर सरकारी संस्थाएँ हैं, सरकारी संस्थाएँ हैं, उन सभी को हम लोग अवेयर कर पाएँ, उन लोगों के साथ हम इस बात की समझ बनाएं कि जो सरकारी गाइडलाइंस है, जो सरकारी नियम कानून बता रहे हैं कि इस पर अगर घटना घटती है तो हम कहाँ अप्रोच करेंगे, किसको अप्रोच करेंगे और कैसे आप लोगों का मीडिया का जो सबसे बड़ा अहम रोल होता है, उस रोल में मीडिया भी एक हमारे स्टेक होल्डर्स के रूप में है कि आप लोगों को क्या कवर करना है, क्या नहीं कवर करना है, डूज एंड डोंट्स। हालांकि आप लोग बहुत जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमारा प्रयास है जो गैर सरकारी संस्थान के वजह से हमारा प्रयास है कि हम इस मुद्दे पर बात करें और लोगों को अधिक से अधिक अवेयर करें कि थोड़ी जो बच्चों के प्रति हो रही हैं घटनाएं, उनके प्रति हम संवेदनशीलता के साथ काम करें और हम आप लोग भी किसी कानूनी उसमें न फंसें, क्योंकि कई बार ऐसी जो घटनाएं होती हैं पता नहीं चलता कि हमें फ़ोटो दिखाना है, नहीं दिखाना है, नाम लेना है, नहीं लेना है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस पर करना है या नहीं करना है। तो इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करना है। हमने कोशिश किया है कि आज डूज एंड डोंट्स जो है उसकी भी शायद इसमें प्रति डाली गई है और जो सरकारी नियम है, दिल्ली बाल संरक्षण आयोग जो है DCPCR, उसकी गाइडलाइंस क्या है उसको भी हम लोग बताने की कोशिश करेंगे इसमें। और इसके तहत जो पोक्सो एक्ट है, JJ एक्ट, जो मेन गवर्नमेंट ने जिसको लाई है, जो संवैधानिक संरक्षण दिया गया है बच्चों के मुद्दे को, उसको भी आप सभी के साथ शेयर किया जाएगा। और हमारे रिसोर्स पर्सन का यही मेन रोल होगा कि हम उस बात को बताएंगे कि क्या क्या है, क्या क्या कहा गया है, किस तरह से बताया गया है। हमने वर्कशॉप रखा है यहाँ पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा प्लान नहीं था। हमारा
धन्यवाद सर। अच्छा है कि हम मुद्दे पे ही आते हैं। हमारा जो मकसद था हम वर्कशॉप के रूप में थे, लेकिन अगर आप ब्रीफ में कुछ बातों को रखना है उसमें ऐसी कोई बात नहीं। हमारा मेन मकसद है कि जो नेशनल एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन ग्रुप और स्पीड NACG या स्पीड एंड पीकॉक वर्ल्ड विजन, ये सभी एक मिलकर ऑर्गेनाइजेशन है जो NACG के बैनर तले काम कर रहे हैं। और इसका मेन मोटिव है कि देश में जो आए दिन बाल यौन शोषण की घटनाएं घट रही हैं, बच्चों के साथ घटनाएं घट रही हैं, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज की घटनाएं घट रही हैं, उस पर लोगों को जागरूक करना, उस पर जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे सरकारी या गैर सरकारी लोग, और हमारी सोसाइटी है, उन सभी लोगों को हम लोग इस पर जागरूक करें, उनको बताएं कानून क्या कहता है, उस कानून के बारे में हम बताएं, लोगों को जागरूक करें, ताकि आने वाली घटनाओं में को हम मिनिमाइज कर सकें। सर ये दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली की बात है, और सेंट्रल दिल्ली में आपका GB रोड का इलाका भी आता है और आनंद पर्वत का भी इलाका आता है, जो आप लोग ज़्यादा जानकारी रखते हैं। यहाँ पे मोस्ट वल्नरेबल एरिया है। पहाड़गंज का इलाका आता है, रेलवे स्टेशन का इलाका आता है, जहाँ पे आए दिन घटनाएं घटती हैं। इवन बच्चा और महिला भी कोई कहीं से भूल कर अगर आ गए तो उसका कहाँ गायब होगी, कैसे जाएगा, उसका ट्रैफिकिंग का शिकार हो गया, इसका नहीं बयान किया जा सकता, और बहुत सारे इस तरह से। और ऑलरेडी स्पीड जो है, बच्चों जो महिलाएं वेश्यावृत्ति में काम करती हैं GB रोड पे, उनके साथ भी हम लोग काम करते हैं। उनके बच्चों के लिए 24 आवर्स रहना खाना एजुकेशन भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो हम बच्चों के साथ पर डीपली 24 घंटा यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो देख रहे हैं। तो हमारा जो मकसद है, जो इस क्षेत्र में यहाँ पे घटनाएं बाल से यौन शोषण की हो रही हैं, वहाँ पे पुलिस का सेंसिटाइजेशन भी हम लोगों ने पीछे करते आए हैं, और चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी बनाई है हम लोगों ने 5 अलग अलग इलाकों में, जहाँ पे कोशिश है कि अगर छोटे लेवल पे हमारा प्रयास रहा है कि हम वहाँ पे मॉडल के रूप में देख पाएँ कि अगर कोई घटना घट रही है, लोग जागरूक हों और उसको कहाँ रिपोर्टिंग करनी है। चाइल्ड लाइन में रिपोर्टिंग करनी है, 1098 में रिपोर्टिंग करनी है, बात करनी है, वहाँ पे लोग बताएं। 112 जो पुलिस की है, वहाँ पे बताने में लोग हेजिटेट करते हैं। तो हमारा प्रयास है कि लोग जब अवेयर होंगे, पता चलेगा, तो लोग अधिक से अधिक इसकी रिपोर्टिंग होगी, तब लोग बताएंगे। ये घटनाएं आज नहीं, बहुत पहले से बिगड़ती आई हैं, लेकिन लोग अब जागरूक हो रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहा है। तो इसलिए आप अक्सर देखते हैं, पेपर में भी आता है, न्यूज़ में भी आ रहा है इस तरह की, हाँ ये घटना घटी, यहाँ पे घटी। तो वो तरह की जानकारी तभी आ पा रही है, लोग अवेयर हो रहे हैं। टीचर्स के साथ भी हमारा सेशन हुए हैं हम लोगों ने, आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ, ANM है, इवन डॉक्टर्स के साथ। डॉक्टर्स के पास जो हम लोग शायद मैं पहले बोला था कि हम लोग बाल यौन शोषण के ऊपर हमारा मेन आज का कार्यशाला है, बातचीत है, लेकिन हमारा ये भी मुद्दा सही है, महिलाओं के साथ घटनाएं घटती हैं, तो उसके लिए पोस्ट कमेटियाँ बनी रही हैं। उसके लिए जो जो अब्यूज़ की घटनाएं महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ घटती हैं, उसके लिए हमारी स्पीड संस्था अपने लेवल पे उसको सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट ने 181 की गाइडलाइन नंबर जारी किया है, जहां पे ये लोग रिपोर्ट कर सकते हैं। 112 तो ऑलरेडी है, वहां पे रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर इस तरह की कोई ज़रूरत होती है तो वहां पे हम लोग दिल्ली महिला आयोग के साथ क्लोजली काम कर रहे हैं, स्पीड दूसरे इलाके में, लेकिन हम इसके लिए सपोर्ट करते हैं अगर कहीं भी। लेकिन हमारा आज का मेन मुद्दा है बच्चों के मुद्दे पे। हम चाइल्ड लेवल पे तो हमारा फोकस नहीं रहा है, आप लोग शेयर करेंगे, लेकिन हाँ डेफिनेटली जो महिलाएं वेश्यावृत्ति में हैं, उनके करीब 80-90 बच्चे हैं अंडर 18 ईयर्स एज ग्रुप में, जिनको चाहे ब्रोथल का शिकार होना पड़ता है या फिर उनको वेश्यावृत्ति में आना पड़ता है। वैसे महिलाओं के बच्चों को हम लोग सेव किए हैं। उन बच्चों के लिए हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, उनकी लड़कियों के लिए अलग होम रन कर रहे हैं। उनको अगर कहीं पे जो सपोर्ट होता है, हाँ वहाँ पे ट्रैफिक वीमेन के लिए भी हम लोगों ने उनके बच्चों को रेस्क्यू कराया है। लास्ट ईयर भी रेस्क्यू कराया था, और मदर की डेथ हुई, उसके बाद हम लोगों ने ब्रोथल से रेस्क्यू कराया बच्चों को। ये पूरे इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज नहीं है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। भारत देश में कहीं भी कोर्ट है और ये लीगलाइज नहीं है, और हम लीगलाइजेशन की वकालत नहीं हम लोग कर सकते। हमारा मानना है कि जो देश का कानून है, उस कानून के तहत चीज़ें हैं, लोगों को प्रताड़ित ना किया जाए, वो अलग चीज़ है। लेकिन GB रोड ब्रोथल रिकॉग्नाइज या वो उनका लाइसेंस नहीं है कि आप यहाँ पे ब्रोथल और सेक्स वर्क चला सकते हैं, कहीं भी नहीं है, ये अलाउ नहीं है सरकार द्वारा। वहाँ पे लोग रहते हैं, ये हमें आपको पता है, जो देश का कानून करता है, कहता है कि नहीं एडल्ट कहीं भी एक कमरे में 2 लोग रह सकते हैं, उसमें हम आप नहीं वो कर सकते। बाल अधिकारों पे जो है हमें बहुत ही स्पेशलाइज होना है, क्योंकि एक तो होता है मिसिंग चिल्ड्रेन, बाल अधिकार के संबंध में जब बात करते हैं, मिसिंग चिल्ड्रेन इट्सेल्फ अ वेरी ब्रॉड आस्पेक्ट। दूसरा होता है
बच्चे ऐसे जिनके साथ यौन उत्पीड़न होता है, ये एक दूसरा केस है। और तीसरा जो सर ने अभी पूछा कि बाल जो मजदूर होते हैं उनके साथ क्या हो रहा है और कितने बच्चों को सपोर्ट किया गया। तो अगर हम तीनों टॉपिक को कवर करेंगे तो आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। मुझे लगता है कि आज का जो टॉपिक है हमारा, उससे हम ना भटकें और आज विशेष रूप से बाल के बच्चों के यौन शोषण पर और उनके उत्पीड़न पर समाज को किस लेवल पे एक मीडिया के लोग होने के नाते जागरूक कर सकते आप कैसे जागरूक कर सकते हैं, आपका क्या रोल होगा। किसी केस को लेकर के हाई तौबा न मचा करके उन बच्चों की डिग्निटी को मेंटेन करते हुए रिपोर्टिंग करनी है हमें। ये हम मीडिया की जिम्मेदारी है। और मीडिया के पास जब भी कोई चीज़ आती है तो वो एक प्रॉपर्टी के तौर पे ना देखा जाए और पीआर स्टंट के तौर पे ना देखा जाए, क्योंकि गरिमा की बात आती है। एक बच्ची का अगर किसी भी तरीके से या किसी एक लड़के के साथ कुछ गलत होता है या लड़की के साथ गलत होता है, उसकी बातें अगर समाज में चली गई तो उसका पूरा करियर चौपट होता है। और रिज़ल्ट में आपने देखा होगा आए दिन बच्चे खुदकुशी तक कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है समाज अब हमको एक्सेप्ट नहीं करेगा और ऐसे में क्या करेंगे जी करके। तो हमारी जो जिम्मेदारी है किसी बच्चे का नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना है किसी भी सूरत में, उनके माँ बाप का नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना है, उनके किसी भी डॉक्यूमेंट को कहीं पे प्रिंट नहीं करना है, उनके रिश्तेदार इवन आसपास कौन रहते हैं उन तक की भी खबर नहीं होनी चाहिए मीडिया में। चेहरा आप किसी सूरत में नहीं दिखा सकते। किसी भी केस स्टडी को अगर आप पढ़ते हैं मीडिया में, ये डॉक्यूमेंट कहीं पे भी करा हुआ है, उस केस स्टडी को अगर आप पढ़ते हैं तो देखिएगा ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा नाम परिवर्तित। इस बात को लिखना हमें मैंडेटरी है, क्योंकि डिग्निटी को आप ओपन नहीं कर सकते। इवन अगर कोई बच्चा अकेला है तो उसका फ़ोटो बगैर उसकी परमिशन के आप पब्लिश नहीं कर सकते। लेकिन सिंगल बच्चे अगर इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन क्या होता है, कोई भी ऐसा बच्चा, इसके वजह से 12 कैटेगरी है जिसको मैं 1 बाय 1 नहीं बता करके 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। रास्ते में खोया हुआ बच्चा इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है। कोई भी बच्चा जिसको ऐसा आपको इमीडिएट नज़र में लगता है कि ये बच्चा अभी इसको एक हेल्प की ज़रूरत है, मसलन रेलवे प्लेटफॉर्म में भटकता हुआ बच्चा, खाने की तलाश करता हुआ जिसके साथ कोई नहीं, अनअटेंडेड है, उस बच्चे को हमको इमीडिएट प्रोटेक्शन देना है, इमीडिएट संरक्षण देना है। एक समाज का नागरिक होने के नाते सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम किसी को ऐसे अधिकारी को इसको सौंप दें जो जिम्मेदार है। उसके लिए हमारे पास नंबर है 1098 चाइल्ड लाइन का नंबर, 112 पुलिस का नंबर। इस तरह के नंबर्स में हम फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल करके उसको बता सकते हैं, उस बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं असिस्टेंस। अब रही बात स्पेसिफिकली, क्योंकि सर जी आप छुपाने की बात कर रहे हैं, कनाट प्लेस में या पॉस एरिया जो है उधर लुटियन जोन, उसमें अभी गवर्नमेंट ने जो है डिजिटली उसमें सब दिख रहा है कि ये बच्चा गुम है, उसकी तस्वीर, उसका पूरा बायोडाटा ज़रूरत है, वो लगा दिया है गवर्नमेंट ने। आप वो छुपाने की बात कर रहे हैं सर कि नहीं पता चलना चाहिए। उसकी कैटेगरी है किसी चीज़ को तो समझ जी, इसकी कैटेगरी है। अगर आप उसकी आइडेंटिटी ओपन नहीं करेंगे तो वो बच्चा मिलेगा तो किसको देंगे आप? मिलेगा भी कैसे? लेकिन अगर थ्रेट है, उसको खतरा है कि आप उसका आइडेंटिटी ओपन करेंगे और इमीडिएटली कोई उसको कहीं से कैच कर लेगा और उसके जान तक को खतरा हो सकता है, तो वहाँ पे छुपाना है। सर मैं ऐड करूँ? जी प्लीज़। जैसे कि आपने कहा कि उसमें लगा दिया होगा, तो ये इसका एक कंडीशन होता है, पूरा प्रॉपर तरीके से कंसेंट लिया जाता है और उसमें गवर्नमेंट की लीगल एजेंसी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ के, जैसे सर बता रहे थे, बिल्कुल सर ने सही बोला कि भाई किसी भी चीज़ को डिस्क्लोज और नॉन डिस्क्लोजर के जो नॉर्म्स हैं, दैट वी नीड टू कीप इन माइंड एज अ मीडिया पर्सन। वी नीड टू, this is the role of today's workshop, that we are supposed to have to know the basic norms, what we are supposed to do to report a child case, child protection case, child exploitation case. In terms of that, when we are like thinking to report a case के भाई हमें एक केस रिपोर्ट करना है, तो उस केस को रिपोर्ट करने के लिए जैसे कि आपको दिया भी गया है हैंड आउट, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक नॉर्म्स जो है हमारा,
वो है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। ये शब्द कहने के लिए बहुत बड़ा है, सॉरी कहने के लिए एक लाइन है, लेकिन इसके बारे में हमें ही सबसे पहले सोचना है। आज का एक्चुअली टुडे इज अ वर्क शो, नॉट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस। माई हम्बल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रिमूव दिस, बिकॉज आपको एक प्रेस रिलीज दे दी जाएगी, आई थिंक बना भी रहे हैं। हाँ, तो ये है आज का जो मीडिया का जो रोल है हमारा, बेसिकली हमारा मीडिया बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले कर रहा है हर एक केस को ऊपर लाने में, बच्चों की समस्याओं को दिखाने में, उसको और कैसे मजबूत किया जा सकता है। मीडिया अपने आप में कैसे उसको और ज़्यादा सेंसिटिविटी के साथ में मजबूत कर सकता है, अपने आप को भी सेव करते हुए। दिस इज़ द रोल ऑफ टुडेज वर्क। बोला कि आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना। जैसे किसी भी बच्चे के साथ अगर घटना, उसके साथ एब्यूज़ की घटना घट जाती है, तो स्वाभाविक है कि अगर पता चलता है तो हमारे समाज में उसको अलग तरह से देखा जाता है, और सोशलाइजेशन हम चाहते हैं तो उसकी आइडेंटिटी इसीलिए डिस्क्लोज नहीं करना होता। क्योंकि और ऐसे ही जैसे जीबी रोड के हम बता रहे हैं, रेड लाइट एरिया के बच्चे, जैसे हमारे समाज में पता होगा और हमारे पड़ोस में किसी महिला का सेक्स वर्कर का बच्चा रह रहा है, तो उसको उसी दृष्टि से देखा जाता है कि नहीं ये उसका बच्चा है तो ये भी उसी तरह के प्रोफेशन है, उसी तरह के ट्रेड में होगा। तो हमारी कोशिश इसी वजह से होती है कि हम उन बच्चों की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करें। अगर हम आइडेंटिटी डिस्क्लोज करेंगे तो बच्चा को उस दृष्टि से आप देखेंगे उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा, तो हम उसको वो नहीं करना चाहिए। तो मेन मकसद ये होता है कि हम किसका नहीं करना। अब स्वाभाविक है जो मिसिंग चिल्ड्रन है उसकी हम आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज करेंगे तो हम फाइंड आउट कहाँ से करेंगे। आप उनके चेहरे नहीं दिखाओगे कि ये बच्चा मिसिंग है, तो खोया है या पाया है कहाँ है, तो कैसे मिलेगा। तो वो कुछ कैटेगरी है जिसको सर ने बताया था कि उसको हम उन कैटेगरीज के तहत इनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना है और किसकी नहीं करना है, ये सरकार की गाइडलाइंस में बताया गया। एक सॉफ्टवेयर भी आया है जिसको हम कहते हैं ट्रैक द मिसिंग चाइल्ड करके, साइट ये पुलिस के पास है, और ट्रैक द मिसिंग चाइल्ड खोया पाया करके वेबसाइट भी खोया पाया हिंदी में भी है, खोया पाया नाम से, हाँ। और इंग्लिश में है ट्रैक द मिसिंग चाइल्ड। इसमें क्या होता है कि एक बाल कल्याण समिति जो CWC होती है बच्चों का कोर्ट, वहाँ पे भी इसका वेबसाइट रहता है और उसके पासवर्ड ID रहते हैं जिसको एक्सेस कर सकते हैं। पुलिस में भी रहता है, जब किसी बच्चे की फ़ोटो आती है तो इमीडिएटली उसको स्कैन करके वहाँ पे सर्च किया जाता है। इंडिया के किसी भी पुलिस थाने में DD एंट्री, FIR या GD तीनों में से कोई भी चीज़, अगर कोई भी डिस्क्रिप्शन उसका ऑनलाइन आ गया है तो उस बच्चे को आप ट्रैक कर सकते हैं इमीडिएट बेसिस पे। पॉक्सो में सर मिसिंग जो आप कह रहे थे डिस्क्लोज की बात, इसी तरह से हम पॉक्सो की बात करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ये कानून 2012 में लाया गया था भारत में। हालांकि इससे पहले भी कानून थे लेकिन बच्चों को स्पेशली इसको कवर नहीं कर रहा था। अभी आपने 2014 में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी दिल्ली में जिसको निर्भया के नाम से जानते हैं। तो निर्भया केस के उपरांत इस पॉक्सो केस के रूल में थोड़े से बदलाव किए गए ताकि जो बच्चे हैं, अगर जो अक्यूज है और वो बच्चा है 18 साल से कम उम्र का है और 16 साल से 18 साल के बीच का है, तो उसकी जो सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होगी उस रिपोर्ट को इस तरह से प्रिपेयर किया जाए कि हम देख सकें कि क्या इस बच्चे का कोई ऐसा बैकग्राउंड रहा है या हालात ने इसको ऐसा बनाया है। उसी के आधार पे फिर एक कोर्ट इस पर डिसाइड करती है कि इसको किस तरह की पनिशमेंट दी जाए। डेथ पेनल्टी का भी प्रोविज़न आया इसके बाद, निर्भया केस के बाद। 12 ईयर्स से कम उम्र की लड़कियों के लिए तो यूनिफॉर्मली आ गया कि अगर किसी भी लड़की का जो 12 साल से कम उम्र की है उसके साथ हीनस क्राइम होता है, बलात्कार जैसी घटनाएं होती है, तो उसके लिए उम्र कैद और डेथ पेनाल्टी दोनों ही प्रोविज़न रखा गया। एक चीज़ इसमें आता है पॉक्सो एक्ट में कि अगर पॉक्सो एक्ट में बच्चे का, अक्सर आप देखेंगे और डेटा भी बताता है कि ऑलमोस्ट 95% केसेस जो पॉक्सो में आते हैं, यानी बच्चों के साथ यौनिक उत्पीड़न होता है, वो किसी न किसी रिलेटिव या जानकार में होता है। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल नहीं है लेकिन बहुत कटु सत्य है ये। इस बात को हम बहुत ही और वहाँ पे क्या होता है ना, जैसे बच्चे को बोला जाता है कि माँ बाप को मत बताना वरना, जैसे माँ बाप के पास तुम्हारा कर्जा है मेरा,
इमीडिएटली अभी घसीट के ले जाऊंगा तुम्हारे माँ बाप को, अगर बता दिया तो बच्चा डर जाता है। हाँ, प्रेशर है, एक्सटर्नल वो प्रेशर देते हैं उसको, या नहीं तो उसको कहेंगे कि यूजुअली जो है 18 साल से ज़्यादा उम्र का जो लड़का होता है या कम उम्र का भी होता है, उसको शादी का झांसा दे करके उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। और ये उम्र जो होती है ना, बहुत ही सेंसिटिव होती है। हम बहुत इजीली, बिल्कुल, हम बहुत इजीली भरोसा कर लेते हैं। मामा, चाचा, ताऊ, इवन फादर, अगर आपके घर में बच्ची है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्ची के रूम में भी नॉक करके जाइए। हम सबकी जिम्मेदारी है, नॉक करके जाइए। एवरी टाइम आस्क हर, मे आई कम इन, मैं आ सकता हूँ क्या? एंड टेल द सेम थिंग टू हर ऑल्सो। आप उनको भी ये कहिए कि आप किसी के भी रूम में जाएं, नॉक करके जाएं। और इवन किसी के पास बैठे तो एटलीस्ट कीप अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 फीट, अगर आप पास में बैठते हैं तो। व्हेन यू गो टू बस, आप राइड करते हैं, यूजुअली हम बस में जाते हैं या कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, अगर आप खड़े कहीं पे सीट पे बैठी हैं और कोई पैसेंजर आपके सामने आके खड़ा होता है, तो बी केयरफुल, उसके खड़ा होने का जेस्चर आपको अनकंफर्टेबल ना करे। अगर ऐसा कुछ होता है इमीडिएट बेसिस पे, ऑफेंस का मतलब ये नहीं होता कमिट हो जाएगा तब उसको कवर करेंगे, वो शुरुआत भी उसके लिए जहर है। उतना ही गुनहगार है वो आदमी जिस इंटेंशन से अगर वो एक्टिविटी कर रहा है, चाहे वो किसी जगह पे खड़े होके कर रहा है, कोई सिंबॉलिक जेस्चर दिखा के कर रहा है, कोई वीडियो दिखा के करने की कोशिश कर रहा है, या जो भी वे अपनाता है वो जिससे कि सेक्सुअल इंटेंट शो करता है। उन इंटेंट से हर बच्चे को आप अपने अपने घरों पे ना सिर्फ बताएं, बल्कि बीइंग अ मीडिया पर्सन आप अपने पेपर में कोशिश करें एक छोटा सा कोई बॉक्स बनाएं डेली का, आज की खास बात या कुछ इस तरह से करके, जिसमें सेक्सुअल इंटेंट और सेक्सुअल जो प्रोविज़न्स रखे गए हैं पॉक्सो एक्ट में, सज़ा के प्रावधान रखे गए हैं, उन सज़ाओं के संबंधित लोगों को छोटी छोटी एक एक करके अगर हम इंफॉर्मेशन देते हैं डेली आपके मीडिया के थ्रू से, तो ये जानकारियाँ फैलेगी। जब आप आंकड़े देखेंगे ना कि ऑल ओवर इंडिया या पूरी दुनिया की बात करें, तो पेंडेमिक, कोरोना जैसी पेंडेमिक में कितने लोग मरे? मैक्सिमम 50 लाख हम मान के चलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का कोई ऐसा दिन नहीं है, कोई ऐसा मिनट और कोई ऐसा सेकंड नहीं है जब पॉक्सो की घटनाएं नहीं होती। इसको हम कवर नहीं करते। क्यों कवर नहीं करते? क्योंकि ये हमारे घर में नहीं हुआ है, लेकिन किसी भी बच्ची के साथ हुआ है, किसी बच्चे के साथ हुआ है। एक स्टडी अभी मैं पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले, 53% बच्चों से जब पूछा गया तो 53% बच्चे ऐसे मिले जिनके साथ सेक्सुअली किसी न किसी तरह का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। और जान करके हैरानी होगी कि उस 53 में 52% सिर्फ बॉयज़ थे। 52% बॉयज़ के साथ हुए उसमें से। इसका मतलब ये नहीं है कि गर्ल्स के साथ नहीं हुए, इसका मतलब ये है कि उसकी रिपोर्टिंग नहीं हुई, उसकी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आई। आए दिन आप देखेंगे, मैं पुलिस को बदनाम नहीं कर रहा, लेकिन जिस सोच के साथ हम बढ़ रहे हैं वो समाज के लिए बहुत हानिकारक है। लड़की वाला जब तक थाना पहुँचे तब तक ऐसा लगता है कि लड़के वाले ने सेटिंग कर ली है। वो जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं उनको पकड़ के अंदर कर दिया जाता है, लड़की के फादर को। बहुत हो गया तुम लोगों का ये सब कारोबार, लड़की को आगे बढ़ा के पैसा लूटने का धंधा करते हो तुम लोग, ये इल्ज़ाम उस पर। लेकिन पॉक्सो एक्ट की खूबसूरती ये है कि एक बार अगर लड़की या किसी ने भी बता दिया कि इस लड़की के साथ कुछ हुआ है, उसको पॉक्सो में कवर करना पड़ेगा उसको। और ये लड़की को साबित करने की कभी ज़रूरत नहीं है कि उनके साथ हुआ, ये उस अक्यूज़ को साबित करने की ज़रूरत है कि मैंने नहीं किया। ये पॉक्सो की सुंदरता है। इसके अंतर्गत कवर किए गए वो सारे सेक्शंस
पॉक्सो कानून का अगर आप स्टडी करेंगे तो देखेंगे सेक्शन 3 में अगर गुनाह को डिटेल से बताया गया है तो सेक्शन 4 में उसकी ये पेनल्टी दिखाई गई है। उसी तरह से 5 में बताया गया है तो 6 में उसकी पेनल्टी बताई गई है। इस तरह से बताते हैं। तो पॉक्सो के अंतर्गत कवर किए जाने वाले सारे केसेस को हमें किसी न किसी तरह से समाज तक ले जानी है, लोगों को जागरूक करना है कि किसी भी तरीके से वो घटना जो हो गई वो पॉक्सो नहीं है, वो तो है ही है 100%। लेकिन अगर कोई शुरुआत कहीं से हुई है, ज़रा सी भी कहते हैं ना धुआं उठे तो कहीं पे चिंगारी है, तो उस धुआं को रोकना है। उस धुआं के बारे में बच्चों को जानकारी देनी है हमें, यानी उस इंफॉर्मेशन को कि अगर कोई आपको इवन यूँ करके आपको टच करके चला गया और उसका इंटेंट अच्छा नहीं है तो वो भी पॉक्सो में कवर होगा। मीडिया ब्रदर्स के लिए हमारे बेस्ट सुझाव ये रहेगा कि एक छोटी छोटी बाइट आप लोग किसी तरह से मीडिया में प्रतिदिन अगर आप शेयर करें तो धीरे धीरे जागरूकता फैलेगी। और हम चाहेंगे कि 1098 और 112 में बच्चों के लिए प्रोविज़न ये है कि इमीडिएटली आपको हेल्प मिल जाती है, बच्चों को किसी को भी सहायता मिल जाती है। अब इसमें केसेस होते हैं जैसे एक एग्रावेटेड करके होता है, एक एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट या एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। ना घबराते हैं उसको पढ़ाने में, क्योंकि वहाँ से ही एक हेजिटेशन शुरू हो जाती है। 11-12 साल में बच्चों की जिज्ञासा शुरू होती है और वहीं आके पहुँचते हैं वो क्लासेस 8वीं 9वीं 10वीं की क्लासेस, और वहाँ पे आकर के टीचर खुद जो है एक लिमिटेशन मानता है कि हम इसको सेक्सुअल ऑर्गन्स पढ़ाएं तो पढ़ाएं कैसे, पेनिट्रेशन कैसे बताएं, या सेक्सुअली किसी को जागरूक ये एक्टिवेट करना, या किस तरह से आपकी जिज्ञासाओं या आपकी अपेक्षाओं को कैसे कैसे ये करते हैं हम लोग। अब अगर बच्चा जल्दी से जल्दी नहीं सीखा तो क्या होता है कि कोई भी थर्ड पर्सन आकर के उसको अपने तरीके से मोल्ड करके अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना शुरू करते हैं उसको। और ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर किसी भी तरीके से एक बार कोई सक्सेसफुल हो जाता है ना उम्र के किसी पड़ाव में, तो आप मान के चलिए अधिकतर केसेस में वो बहुत लंबे समय तक चलता है और उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम लेवल पे ले जा करके उसकी एक्सप्लॉयटेशन की जाती है उन बच्चों की। 2012 है, उसमें किस सेक्शन में कवर किया गया है उसको मैं थोड़ा बता देता हूँ मैं मोटा मोटी तौर से। बेसिकली जब पॉक्सो एक्ट हम देखेंगे तो इसमें कुछ सेक्शंस हैं जिसके तहत इन गुनाहों को कैप्चर किया गया है। सेक्शन 3 में सबसे पहले पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को किया गया है। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट सीधा जिसको हम कहते हैं बलात्कार। अब इसके लिए पेनल्टी का भी प्रोविज़न रखा गया है। तो पेनल्टी मिनिमम ऑफ 10 ईयर्स है और एक्सटेंड हो सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक, जीवन भर के लिए इसको सज़ा दी जा सकती है। एक सवाल इसमें आता है, मुझे भी किसी ने पूछा था और मैं अमूमन पूछता हूँ कि क्या पॉक्सो एक्ट में ऑलवेज लड़कियाँ विक्टिम होती हैं? नहीं, या लड़के भी विक्टिम हो सकते हैं? जब कंप्लेनेंट शिकायतकर्ता जो पहले पहुंचता है वो विक्टिम हो जाएगा उस केस में। अगर दोनों ही बच्चे हैं 18 साल से कम उम्र के हैं तो जो पहला कंप्लेनेंट है कि हमारे लड़के को वो लड़की पहला फुसला के लेके गई है और हमारे लड़के के साथ कुछ भी अहित हो सकता है, उसके लिए हमारा लड़का जिम्मेदार नहीं है। तो वैसे स्थिति में आप लड़की पे केस कर सकते हैं। आप कभी कभी क्या नज़रों से इतनी टॉर्चर कर लेते हो किसी को ना कि वो अपने आप को असहज महसूस कर रहा होता है, तो उसका भी लगभग ऑलमोस्ट वही सज़ा है। ये है कि बस वो आधी कर दिया जाता है सज़ा को। अगर एग्रावेटेड है, ये असॉल्ट है लेकिन पेनिट्रेटिव नहीं है और हुआ है, वहाँ से बच्चे को इमीडिएट रेस्क्यू किया जाए।
अगर घर पे हुआ है, घर का कोई फर्द है, कोई इंसान है। सर इसमें एक दो चीज़ भी तो है। एक ये होता है कि बच्चे के साथ गलत हो रहा है, एट द मोमेंट कुछ भी कोई गलत घटना हो रही है, वो हो रही है। दूसरा केस है लड़का और लड़की दोनों नाबालिग और घर से बाहर है, हाँ, तो उस केस में भी तो फिर अलग होना चाहिए ना। उनके कंसेंट कभी नहीं माने जाएंगे क्योंकि दोनों ही नाबालिग हैं और उनके केसेस की फिर हियरिंग भी लड़का अंदर हो जाता है, लड़का अंदर इसलिए होता है क्योंकि पॉक्सो में यूजुअली जो एफआईआर दर्ज की जाती है उसमें लड़की पक्ष के द्वारा ज़्यादातर एफआईआर दर्ज किए जाते हैं। लड़का पक्ष के द्वारा लड़का डर जाता है और उनके माँ बाप भी डर जाते हैं कि मेरे बेटे ने गलत कर दिया। कभी किसी माँ बाप को देखा कि मेरे बेटे के साथ गलत हो गया? बट वही चीज तो सर हाँ? केसेस तो लड़कों पर भी होता है। अगर आवाज उठा रहा है तो दोनों के लिए उठानी चाहिए ना। कई जगह केसेस देखा गया, मैं स्लम्स के साथ काम कर रहा हूँ, यूनिसेफ के साथ मिलकर मैंने देखा है ऐसे केसेस। मैंने तो कैसे बड़े आगे वहाँ नहीं- भी इकोनॉमिकल कंडीशंस भी आती है। आप पुलिस चौकी पर जाते हैं, वहाँ जो केस फायर कर रहे हैं उसके स्टेटस, फैमिली स्टेटस देखते हैं, वहाँ पर भी उसके साथ बायसनेस होते हैं, वहाँ पर उसके साथ भेदभाव होते हैं। ये सब जो आप बायसनेस, अमीर गरीब और पावर की बात कर रहे हैं, पैसा की बात कर रहे हैं, ये एक अलग पहलू है समाज का। इस पहलू पे हम अगर बहस करेंगे तो फिर हम लोगों का थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा। हम लोगों को ये देखना है कि बच्चे और बड़ों के बीच में संबंध हुआ है तो बच्चे को बेनिफिट जाएगा, ऑलवेज जाएगा। उस बच्चे को कवर किया जाएगा पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत, और पॉक्सो एक्ट में जो भी प्रावधान है उसको सज़ा देने के, उसको आयत की जाएगी, उसको फिक्स किया जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही बच्चे हैं, दोनों भाग गए हैं घर से और केस अगर एफआईआर होता है तो डेफिनेटली उस बच्चे को बच्चे की तरह से ट्रीट किया जाएगा। जब उनकी स्टडी की जाएगी समाज की, उसके परिवार की और उसके बैकग्राउंड, उसका पिछला लाइफ क्या है, इन सारी बातों को एक रिपोर्ट के तौर पे तैयार किया जाता है और ये निष्कर्ष निकालते हैं जज साहब वहाँ पे भी, क्या ये पैदाइशी ऐसे ही माहौल में पला है जहाँ पे इसी तरह की एक्ट ही होती थी, या कोई ऐसे सिचुएशन, हालात या मोमेंट्री कुछ हो गया। पॉक्सो की जब बात कर रहे हैं तो ये पॉक्सो जेंडर न्यूट्रल, केवल मेल फीमेल की बात नहीं, इसमें ट्रांसजेंडर का भी मैंने बोला कि ट्रांसजेंडर के लिए भी इक्वली ट्रीट करने की बात है। तो अगर ट्रांसजेंडर के साथ भी कोई घटना घट रही है तो उसको उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा, उसी तरह से चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में प्रोड्यूस करना है, वैसे ही 1098 का जो सपोर्ट लेना है वो, या डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, दिल्ली बाल संरक्षण आयोग है, वहाँ तक जहाँ जहाँ भी सपोर्ट है इक्वली ट्रीट किया गया। यहाँ पे कोई अलग से इनके लिए वो नहीं किया गया, चाहे मेल फीमेल और या ट्रांसजेंडर, जो थर्ड जेंडर की बात आपने किया है। सामाजिक एक्सेप्टेंस की बात होती है। जैसे आज के दिन में अब भारतीय सभ्यता में भी ये चीज़ देखने को मिलती है। मैं एक अलग शब्द यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे आप लिव इन की बात चल रही है आजकल। लिव इन को अब सामाजिक रूप से कोई माँ बाप इसको मान्यता नहीं दे रहा है और ना ही शायद आगे बहुत सालों तक नहीं दे पाएगा। उसी तरह से LGBT कानून एक पास हुआ हमारे देश में, लेस्बियन गे वाला जो कानून है वो पास किया गया, लेकिन सामाजिक रूप से इन कम्युनिटीज़ को एक्सेप्ट करने में बहुत समय लगेगा। इतना बड़ा दिल अभी नहीं है इंडिया में कि उस कम्युनिटी को या लिव इन रिलेशनशिप को इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर ले। आप जो सेपरेट फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, मसलन टॉयलेट की बात कर रहे हैं, मसलन पुलिस में कोई ऐसा बंदा जो इक्वली उनको ट्रीट करे, इसकी बात कर रहे हैं, तो ट्रांसजेंडर में भी ओरिएंटेशन और सेक्सुअल ओरिएंटेशन दो तरह के उसमें भी पाए जाते हैं। एक मेल सेक्सुअल ओरिएंटेशन होता है और एक फेमिनिस्ट होता है। तो उस तरह से वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई मेल वाले ड्रेस में रहते हैं, कोई फीमेल वाले ड्रेस में रहते हैं, लेकिन उनको अप्रोप्रिएट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बहुत लंबे समय इस पर जद्दोजहद चलेगा। सामाजिक रूप से लोगों को जागरूक करने की बात होगी। बहुत ऐसी कॉमन चीज़ें आज भी हम जो बहुत सरल है हमारे लिए जानना और सीखना, उसको हम अभी एक्सेप्ट नहीं कर पाए भारतीय इसमें समाज में। आज भी हम सेक्सुअली कोई अगर एक्सप्लॉइट करता है अपने परिवार के किसी बच्चे को, और वो मेरा बहुत ही सगा या बहुत धांसू किस्म का आदमी है, मान लो मेरे ऑफिस का बॉस है, उसका मेरे घर में किसी महिला के साथ कुछ है अगर, तो मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपनी महिला को, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी भतीजी को, उसको चुप करने की कोशिश करता हूँ कि मत कहो नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो इस तरह की चीज़ों से उबरने का
हम लोगों को बहुत ही मानसिक दृढ़ता दिखानी पड़ेगी, तब जाके हम इन चीज़ों से, मीडिया को क्यों हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं आज, इसलिए कि ये चीज़ें छोटी छोटी रूप में, क्योंकि आपका प्रेजेंस हर दरवाजे पे है, कि हम लोग अभी तक उस चीज़ से उबर नहीं पाए हैं। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इज सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, वो बंदा कोई भी हो। एक एग्जांपल है, अगर सीईओ है ऑफिस का और किसी महिला के साथ उसके गलत संबंध है, तो आप उस केस में क्या करना चाहिए? दोनों को निकाल देना चाहिए या सिर्फ सीईओ को निकालना चाहिए? बताइए क्या करता है? ऑफिस कोई बॉस है आपका, प्लीज़ उसको या तो आप ट्वीट करिए या नहीं तो आप एलिगेशन लगाइए। एलिगेशन लगाना इज मोर हेल्पफुल, मोर रिजल्ट ओरिएंटेड। वहाँ पे लड़ेंगे आप, समाज के लिए अच्छा मैसेज जाएगा। ऑलवेज यही करें, गिल्टी को किसी सूरत में आप ये करके मत करिए कि सामाजिक रूप से हमारा नुकसान हो जाएगा, रिलेशन ऑफिशियली हमारा नुकसान हो जाएगा। किसी भी सूरत में इसको बढ़ावा ना दें। अगर इंटेंट उसका गलत है तो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए हर हालत में। हम इसके पक्षधर हैं और हम सामाजिक रूप से हम सबको इसी के पक्षधर होने चाहिए। और मीडिया के दोस्तों से मैं कहूँगा कि अगर सेंसिटिव केसेस आते हैं तो उनके इन्फॉर्मेशन को भी बहुत एहतियात के तौर पे पब्लिश करें। और मुझे लगता है कि आप लोगों के रोल से, जो कि हर सुबह आप अपनी उपस्थिति हर दरवाजे तक दे देते हैं किसी न किसी रूप से, या तो स्विच ऑन करके टीवी का, या नहीं तो प्रिंट के तौर पे, एक न्यूज़पेपर के तौर पे आप पहुंच जाते हैं दरवाजे तक। तो आप जितनी जल्दी पहुंचते हैं कोई नहीं पहुंच सकता। इस लड़के और लड़कियों के जो 18 साल से कम उम्र के हैं बच्चे, इन सब के साथ हो रहे अत्याचार और दुराचार को रोकने के लिए एकजुट होकर के हम लोगों को लिखित रूप में और मीडिया के हर वो प्रारूप से हमको अवगत कराना पड़ेगा। लोगों को छोटी छोटी बातें उन तक पहुँचानी पड़ेगी। स्टेट कमीशन है बच्चों के सुरक्षा के लिए और जो नेशनल कमीशन है बच्चों की सुरक्षा के लिए, इन दोनों ने ही अपने स्तर पे इतने काम किए हैं कि बहुत सारे केसेस व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे बहुत सारे केसेस ऑलरेडी हो चुके हैं। लेकिन व्हाट्सएप जो भी प्लेटफॉर्म, मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं जिसमें आपका ये छोटे छोटे बाइट आते हैं, फेसबुक पे आए या ट्विटर पे आए या वो टिकटॉक वगैरह ये सब का प्लेटफॉर्म, ये सब आने के बाद से क्या हुआ, लोग किसी न किसी तरह से इसको फेमस होने के लिए अपना एक जरिया बना लिए हैं। माइनर तो माइनर जो एडल्ट हैं बड़े भी वो भी उसको देखेगा, वो उसके माइंड पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा, वो तो गलत ऑब्वियसली जाएगा जाएगा। हम लोग क्वेश्चंस को भी लेते रहेंगे, बात करते रहेंगे। हमारे बीच में स्वाति जी आई हैं और स्वाति जी हमारी एक रिसोर्स पर्सन हैं जो हम लोग वेट कर रहे थे और आपका भी अनुभव इस फील्ड में बहुत अच्छा रहा है। बाल कल्याण समिति के में एक जो बच्चों के लिए कोर्ट बोला जाता है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी या CWC के नाम से जाना जाता है, तो आपका भी जुड़ाव रहा है और इस बीच में काफ़ी काम किया है। इसके पहले आपका महिला मुद्दों पर भी रहा है, दिल्ली महिला आयोग के साथ भी आपका काम रहा है और भी बहुत सारे बच्चों महिलाओं के मुद्दों पर आप काम करती आई हैं और पेशे से भी वकील हैं। तो इस एक्ट के बारे में और भी बात करेंगे। इस बीच में हमारे बहुत सारे लोग, धारीवाल जी और भी बहुत सारे सभी लोग जुड़े हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। एक चीज़ मेरे को याद आ रहा है, जो आप ट्रांसजेंडर के हेल्पलाइन की बात कर रहे थे, मैं बस बताना चाहूँगा कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है ट्रांसजेंडर को लेकर अलग से विंग बना रखी है और उन्होंने भी एक हेल्पलाइन शुरू किया। हेल्पलाइन का नंबर मैंने कहीं डायरी में नोट किया था, शायद मैं मिसिंग है, मैं अभी नहीं बता पाने की स्थिति में हूँ, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इस मुद्दे को लेकर अलग से विंग बनाया है और इस पर जगह जगह लोगों को ओरिएंटेशन कर रही है, ट्रांसजेंडर के इश्यूज़ को भी लेकर काम कर रही है। CEO या स्टाफ की बात है, हमें आवाज़ उठाना पड़ेगा। चाहे बच्चों के मुद्दे हैं, हमारे घर में घटना घटती है, किसी भी घर में घटना घटती है तो हम लोग उसको दबाने की कोशिश करते हैं। तो अब जो घटनाएं पहले से आप देख रहे हैं घट रही हैं, तो जो सामने आ रही हैं तो लोग जागरूक हो रहे हैं, उस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं, लोगों तक बता रहे हैं, तभी आ रहा है। घटना हमारे जन्म से पहले की भी हो रही थी, पहले भी अब्यूज के केसेस थे, शायद उस समय इतने जागरूक नहीं थे, ये एक्ट नहीं बना था। पोक्सो का जब बना 2012 में, उसके बाद से ज़्यादा लोग जागरूक हुए। पहले भी दबा दिए जाते कि चाचा है, मामा है, ताऊ है, कोई घर का गार्जियन है और इस तरह का बच्चों के साथ घटना घटी है, बच्चों के साथ कोई कृत्य किया है, तो उस कृत्य को दबाने की कोशिश करते थे। तो ये
हमारे और हमारे समाज और हमारे परिवार की ही देन थी, जिसको मनोबल बढ़ता था। आज एक बच्चे के साथ घटना घट रही है, कल दूसरे के साथ घटना घटती है, मनोबल बढ़ता है। तो हमें उसको एक जगह जब ब्रेक लगाएंगे तभी आगे दूसरे बच्चे के साथ घटना नहीं घटेगी। तो वो हम सबकी जागरूकता, और इसी वजह से ये हम मुद्दे को लेकर काम कर रहे हैं। इसी वजह से हमने अलग अलग स्टेक होल्डर्स की, जो मैंने बात किया था कि NACG और स्पीड मिल के हम सब काम कर रहे हैं। मकसद ये है कि हम लोगों को बता पाएँ, लोगों को जागरूक कर पाएँ। हम बहुत बड़े लेवल पे नहीं काम कर पाएंगे, लेकिन जब सेंट्रल दिल्ली के छोटे से 5 वार्ड में हम अगर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस वार्ड में वहाँ पे 10, 20, 50 बच्चों के साथ, गार्जियन के साथ हम उतना कर पाएँ कि उस जगह पे कोई घटना घट रही है तो हम उसको कर। जबकि ये ICPS इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम जो गवर्नमेंट ने बनाया है, उसके तहत ये जगह जगह कमेटी बननी चाहिए, समितियां बननी चाहिए, जिसमें गार्जियन हो, लोकल लीडर हो, पुलिस हो, डॉक्टर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, टीचर्स हैं, सबका मिलाकर एक कमेटी बननी चाहिए। ये सरकार अपने उसमें वादे में किया है। सरकार के पास जो ICPS की स्कीम है उसमें ये सारी प्रोविज़न है, लेकिन उसको लागू नहीं कर रही है सरकार। तो ये सरकार को चाहिए कि इस चीज़ों को लागू करे, लोगों तक तभी पहुँचेगी, इसकी अवेयरनेस आए। उसके तहत सरकार ने, जैसे आप देखेंगे, जो जिला इकाई बना दिया है, DCPU डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, जो जिला बाल संरक्षण इकाई बना रखा है, उसमें डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर का नियुक्ति है। वो उसका रोल यही है। बच्चों के लिए मेन कोर्ट में न जाने के लिए CWC का गठन किया गया है। इसीलिए बच्चों को CWC को बच्चों का कोर्ट बोला जाता है, कि वहाँ तक बच्चों को जाए, वहाँ पे बच्चों के साथ पुलिस या उस तरह से इंटरोगेशन ना किया जाए। अगर बच्चे के साथ घटना घटी है तो स्वाभाविक है उसके दिलो दिमाग पे क्या घटना घट रही है, कैसे वो गुजर रहा होगा, तो वहाँ पे बताता है। पक्ष दोनों का सुना जाता है। बीच में जो बात उठी थी, मेरे को लगता है कि केवल बच्चे का ही सुना जाएगा, ऐसा नहीं है। बच्चे का सुना जाता है, लेकिन बच्चा, कहते हैं कि बच्चा भगवान का भी रूप होता है। बच्चा साफ दिल का होता है, ज़्यादातर पाया जाता है। बड़ा होता जाता है, वैसे ही मैनिपुलेशन हम सभी सीखते आए हैं और सिखाते रहते हैं। तो माँ बाप जैसे मैनिपुलेट, लेकिन बच्चे के साथ अगर घटना घटे तो बच्चा ज़्यादातर 99% से अधिक हम मान के चलते हैं कि सही होता है। फिर भी उसके निगेटिव और पॉजिटिव पहलुओं पे काउंसलर होते हैं। CWC में, DCPU में काउंसलर हैं। उनकी ड्यूटी होती है वो बच्चे के साथ मिलें, बात करें, अलग से पता करें कि सच्चाई कितनी है। आनंद पर्वत के पास हम लोगों ने कई पीछे की आए दिन मीटिंग्स में हमने सुना, महिलाओं ने बताया कि कुछ लड़कियां हैं जो बड़े बड़े बुजुर्गों को, बड़े बड़े लोगों को फंसाती हैं, वो माइनर हैं। ऐसी घटनाएं हमें सुनने के लिए मिला, लेकिन लोगों का ना हमने देखा नहीं है, हमने जानते नहीं, लेकिन ये हमने सुना कि भाई लोगों बताते हैं, वहीं के कॉलोनी के लोग ही बताए कि आप आओ देखो वहाँ पे कैसे एक परिवार को कभी उजाड़ दे, कभी किसी का। तो इस तरह की घटनाएं कहीं भी हो सकती, पॉजिटिव नेगेटिव हर एक चीज़ का है। और रही बात एक्ट का, आप देखिए कितना भी बड़ा कानून बन जाए, कुछ भी बने, लेकिन कानून को इम्प्लीमेंट भी हम ही लोगों को करना है। और जब तक से पब्लिक अवेयर नहीं होगी, जनता नहीं जागरूक होगी, तब तक से कुछ नहीं होने वाला है। तो ये तो चलता रहेगा, चर्चा भी होगी। हम लोगों का जो मकसद पहले भी मैंने बोला था कि हम लोग चाहते थे कि PPT मोड में अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन हो, लोग समझें। शायद हम उससे डाइवर्ट हो चुके हैं, फिर ये इन्होंने देखा भी है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप इन मुद्दों को पे थोड़ी बात करें, प्रकाश डालें। और मीडिया का भूमिका किस तरह से है, मीडिया को किस तरह से बच्चों के मुद्दे को टैकल करना है। स्वाभाविक है, बहुत लोग काम करते हैं, अच्छे अनुभव हैं सभी लोगों के पास। हमारे बीच में सारे लोग अनुभवी हैं। मैं एक व्यक्ति का क्या नाम लूँ, आशीष मिश्रा जी कई बार भी थे और हमारे साथ बड़े बलवान जी हैं, धारीवाल साहब हैं, तो आए दिन कुछ न कुछ क्या, शर्मा जी हैं, सब लोग। आप अभी सबसे पहले मैं शुरू करूँगी इस बात से, इस सवाल इन्होंने उठाया कि पॉक्सो केस में सिर्फ बच्ची की ही बात सुनी जाती है, ठीक है। तो पॉक्सो केसेस में जनरली 2 एस्पेक्ट रहता है। एक एस्पेक्ट होता है चाइल्ड वेलफेयर, यानी बच्चे का वेलफेयर, और दूसरा एस्पेक्ट रहता है जो कोर्ट में उसकी पेशी होती है, ठीक है। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने हुए हैं। बाकी तो सर ने आपको पॉक्सो एक्ट के बारे में बता ही दिया होगा, सेक्शन 3, सेक्शन 4 सारे सेक्शन समझा ही दिए होंगे। हाँ, मतलब वही मोटा मोटा पेनिट्रेटिव, नॉन पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट के बारे में आपको बता दिया होगा। सेक्शुअल हैरेसमेंट, सेक्शुअल असॉल्ट और पेनिट्रेटिव, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट में क्या क्या अंतर है, ये आपको मोटा मोटा समझा दिया होगा सर ने, ठीक है। तो मैं उससे आगे के बारे में आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बारे में, ठीक है। और दूसरी बात कि काउंसलर, रोल ऑफ काउंसलर, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर होता है काउंसलर, जो कि जैसे ही कोई भी अगर मान लो पॉक्सो या सेक्सुअल असॉल्ट का केस आता है पुलिस के पास, तो पुलिस की पहली जिम्मेदारी होती है कि वो तुरंत काउंसलर को बुलाए,
जैसे हमारे स्पीड एनजीओ की काउंसलर जाती हैं, दिल्ली महिला आयोग की काउंसलर इसके लिए नियुक्त होती हैं कि जैसे ही पुलिस के पास में कोई भी केस इस तरह का रिपोर्ट होगा तो वो तुरंत काउंसलर को बुलाएंगे और काउंसलर पहला इंटरेक्शन करेगी बच्चे के साथ, या जो भी सेक्सुअल असॉल्ट की विक्टिम है, लड़का हो या लड़की। सब पॉक्सो जो होता है वो जेंडर न्यूट्रल, लड़के के लिए भी उतना ही लागू है, लड़की के लिए भी उतना ही लागू है, ठीक है। तो काउंसलर सबसे पहले इंटरेक्शन करते हैं और बातों मतलब बच्चे को पहले पैसिफाई करते हैं, यानी कि नॉर्मल स्टेट में लाने की कोशिश करती हैं। हम ये अभी इमेजिन कर रहे हैं कि उसके साथ ये घटना हुई, ठीक है, अभी उस एस्पेक्ट में मत जाइए, घटना नहीं है, फॉल्स रिपोर्टिंग है। वो तो देखिए मिसयूज़ तो हर लॉ का होता है, कोई ऐसा लॉ नहीं है जिसका मिसयूज़ नहीं होता है। तो मिसयूज़ में हम लोग नहीं जाते हैं, अभी पहले यूज़ में जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम होता है काउंसलर का, जो CIC काउंसलर होती है यानी कि क्राइसिस इंटरवेंशन काउंसलर जो होती है, वो बच्चे को सबसे पहले पैसिफाई करती है, यानी शांत करती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ ये घटना हो गई है, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ जिसने भी गलत किया है उसको प्रॉपर सज़ा मिलेगी, तुम अपनी बात बिना डरे हुए किसी से बोलो। क्योंकि जो काउंसलर है शी इज़ अ थर्ड पर्सन, जनरली ये होगा ना कि बच्चा पुलिस को देख के डर जाएगा, नॉर्मल है भाई, बड़े इंसान भी डर जाते हैं, तो फिर वो तो बच्चा ही नहीं, कोई भी काम होता है तो हम पुलिस को बुला लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे टाइप के बच्चे को हम बोलते हैं, तो वो मन में भाव रहता है। तो ताकि बच्चा पुलिस से डरे नहीं और आराम से अपनी बात कह सके, इसीलिए काउंसलर की नियुक्ति होती है। ये हाईकोर्ट के ऑर्डर के तहत होता है, 696 ऑफ 2009 का ये ऑर्डर था, जिसके तहत हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया था पुलिस को कि जैसे ही कोई ऐसा सेक्सुअल असॉल्ट का केस आएगा आप तुरंत काउंसलर को बुलाएंगे। तो काउंसलर वहाँ इंटरेक्शन करेगी, उसके बाद उसका मेडिकल होगा, बच्चे का जो होता है मेडिकल, जो कि बहुत प्राइमरी एविडेंस माना जाता है, वो होता है। उसके बाद बच्चे को 164 के बयान के लिए ले जाया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि 164 का बयान मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में होता है, ताकि वो FIR जो हो रखी है उसका सत्यापन हो सके, क्योंकि पुलिस के सामने बोली हुई बात हमेशा कोर्ट में मान्य नहीं होती, सही बात है। तो चूंकि वो बच्चा जो बोल रहा है पुलिस के सामने भी वही बोल रहा है, कोर्ट में भी वही बोल रहा है कि नहीं, उस चीज़ को देखने के लिए 164 का बयान दिया जाता है बच्चे का। 164 के बयान के समय भी बच्चे के साथ कोई नहीं रहता है, एक सपोर्ट पर्सन रह सकता है, जिसके ऊपर अगर बच्चा बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, डरा हुआ है, बोलने की हालत में नहीं है, तो उस समय या तो मदर या कोई जो उसके बहुत क्लोज हो या तो काउंसलर, इन लोगों में से किसी एक पर्सन को जो है सो मैजिस्ट्रेट अलाउ कर सकते हैं वहाँ पर रहने के लिए, जब बच्चा अपना स्टेटमेंट देता है, और निर्भीक होकर बच्चा वहाँ पर अपना स्टेटमेंट देता है, क्योंकि कोई और थर्ड पर्सन को वहाँ पर अलाउ ही नहीं किया जाता, ठीक है। उसके बाद बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने में पेश किया जाता है, अगर वो एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है या पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, दोनों केस में, ठीक है। बच्चे को वहाँ पर पेश किया जाता है। क्यों पेश किया जाता है? क्योंकि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का जो फॉर्मेशन हुआ था वो इसलिए हुआ था कि बच्चे का वेलफेयर देख सके, संरक्षण देख सके, कि बच्चा आज की हालत में अगर वो पॉक्सो विक्टिम है और उसके साथ मान लो उसको मेडिकल की ज़रूरत है, मान लो उसको फर्दर काउंसलिंग की ज़रूरत है, मान लो उसके परिवार को किसी तरह की, मान लो किराए में रह रहा है और मकान मालिक उसका परपिट्रेटर है, तो उस केस में क्या करेगा? उसको मकान शिफ्ट करना होगा, तो CWC के सामने उसको पेश किया जाता है ताकि उस बच्चे का वेलफेयर देखा जा सके। उसकी पढ़ाई तो नहीं छूट गई इस वजह से, कहीं वो जो मकान मालिक था या अड़ोसी पड़ोसी उसको इस वजह से परेशान तो नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए CWC के पास आता है। CWC उसमें एक सपोर्ट पर्सन नियुक्त करती है ताकि वो बच्चे का डे टू डे चीज़ को देख सके। अब तो हमारा CWC के पास में ये भी पावर है कि वो इमीडिएट नीड के लिए उसको कुछ पैसे भी दे सकते हैं, जो इमीडिएट नीड है बच्चे का उसमें कुछ पैसे भी उसको दे सके, ताकि वो अपना जब तक एक इंटरिम कॉम्पनसेशन नहीं आता, क्योंकि इंटरिम कॉम्पनसेशन का एप्लीकेशन लगेगा, वो DLSA से मिलता है, उसमें टाइम लग जाता है, कभी बैंक अकाउंट नहीं हुआ, कभी प्रॉपर प्रोसेस से मूव नहीं हुआ, कोर्ट अलाउ कर देती है, उसके बाद फिर लगता है DLSA में आता है, फिर पैसा आते आते 2 महीने 3 महीने के आसपास लग जाता है। उस पीरियड में भी अगर कोई ऐसा इमीडिएट नीड है तो CWC उसका टेक केयर कर सकती है, ठीक है। CWC कोर्ट को भी लिख सकती है कि हमने ऐसा किया और इसको इतना अमाउंट तो मिलना ही चाहिए। ये बात भी CWC जो है सो सेशंस कोर्ट को लिख सकती है। सेशंस कोर्ट वो कोर्ट होता है जहाँ पर आगे वो पॉक्सो केस चलेगा, क्योंकि इस केस में विक्टिम तो बच्चा है, वो तो आ गया, लेकिन जो अक्यूज है वो तो हो सकता है बड़ा भी हो बच्चा भी हो, तो अक्यूज अगर बड़ा है तो उसका सेशंस कोर्ट में ही केस चलेगा, ठीक है।
और बाकी जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो सारा कुछ वहाँ पर चलेगा, वो ज्यूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से चलेगा। ठीक है, एविडेंस एक्ट, ज्यूरिस्प्रूडेंस हमारा है, CRPC, IPC, उसको कवर करके वो चीज़ चलेगा। ये चीज़ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में नहीं चलती, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बच्चे का ही देख रेख किया जाता है। जो अक्यूज है उससे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इंटरेक्शन नहीं करती। आप देख रहे हैं तभी आप बोल रहे हैं ना, लेकिन जो एक्शन हो रहा है वो तो नहीं दिख रहा है। एक्शन अगर हो रहा होगा तो ये देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है, एक्शन होता है। देखिए, चोरी करने से हम किसी को रोकने की कोशिश ही कर सकते हैं ना, चोरियां बंद क्यों नहीं हो गई? ऐसा तो नहीं है कि कानून नहीं है चोरी नहीं करने का, ऐसा तो नहीं है पनिशमेंट नहीं मिलता है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि क्राइम बंद हो गया क्योंकि कानून बन गया इसके लिए। हाँ बिल्कुल। तो मैम जी बात ये आ गई टोटली कि क्राइम होते रहेंगे, कानून बनते रहेंगे, आप मीटिंगें करते रहेंगे, NGO पर करते रहेंगे, रुकेगा नहीं कभी। क्राइम आज तक रुका नहीं है मैम। निर्भया कांड के बाद इतना रेप हुआ है हिंदुस्तान में जो FIR में भी नहीं है, और FIR में भी इतना है कि आप सोच नहीं सकते। जो क्राइम रिपोर्ट का एक्शन तो उसी पे हो सकता है ना। अगर आपके नजर में रुक नहीं रहा है मैम, उसका क्या प्रावधान है? रिपोर्ट हो तभी एक्शन होगा। रिपोर्ट होगा तो भी उसको कोई क्राइम होने से पहले ही, एक बात बताइए, क्राइम होने से पहले ही अगर उस पर एक्शन ले लिया जाए तो क्राइम होगा नहीं ना। क्राइम सीन कैसे मतलब? सही बात है, आप प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर्स तो तभी होगा ना जब स्ट्रिक्ट लॉज जो बने हुए हैं उसका पालन किया जाए। पालन नहीं हो रहा है मैम, पालन पूरी तरह से तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। हमारा कहीं भी नहीं हो रहा है पालन। हमारे और आपके जैसे जो आम जनता है वो लोग तो चलो वैसे पालन कर भी लेते हैं, लेकिन सारे लोग हमारे और आपके जैसे आम जनता नहीं ना है जो कानून का रिस्पेक्ट करके उसका पालन करेगी। स्ट्रिक्ट लॉज है उसके लिए, बिल्कुल गाइडलाइंस है, बिल्कुल है गाइडलाइंस, लेकिन मेंसरिया नहीं रोक सकते ना आप। दूसरे के दिमाग में क्या उपज हो रही है उस चीज़ का रोक नहीं सकते। फिर नया चीज़ उपजता है, फिर नया चीज़ उपजता है, उस पर ये काम चलता है। कितने हजारों ऐप बन चुके हैं इसीलिए, जिन पे एक्शन हो चुका है। ठीक है, लेकिन हर दिन नए ऐप, नए डेवलपर्स आ जाते हैं, नए ऐप आ जाते हैं। ठीक है, आप लोग सब मीडिया के ही हैं, मोस्ट ऑफ यू ज़्यादातर लोग। अच्छा, तो मीडिया में पॉक्सो के रिपोर्टिंग के बारे में थोड़ा बात करूँगी कि पॉक्सो के केसेस या सेक्सुअल असॉल्ट के जो केसेस होते हैं वो मीडिया में रिपोर्टिंग करते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, और किन चीज़ों को रिपोर्ट करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले पॉक्सो एक्ट से आप लोग सबको अवगत है। इसलिए हुआ ये एक्ट ड्राफ्ट इसलिए हुआ क्योंकि हिंदुस्तान जो है सो यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन के कार्टर का सिग्नेटरी है। ठीक है, हिंदुस्तान ने एक कार्टर पर साइन किया है जो कहता है कि बाल संरक्षण के लिए आप कानून बनाएंगे। ठीक है, इसीलिए इस अलग से एक्ट को बनाने की ज़रूरत है, नहीं तो IPC में कवर्ड था 376। पहले जब 2012 से पहले हमारे पास ये पॉक्सो एक्ट नहीं था तब सब सारा कुछ 376 में ही रिकॉर्ड होता था या 377 में ही रिकॉर्ड होता था। लेकिन जब से हम इस चीज़ के सिग्नेटरी बन गए तब से ये हो गया कि हम अलग से कानून बनाएंगे बच्चों के संरक्षण के लिए। उसी के तहत जो है सो पॉक्सो एक्ट भी डेवलप किया गया, उसी के तहत फिर JJ एक्ट भी डेवलप किया गया। ठीक है, पॉक्सो एक्ट में सिर्फ सेक्सुअल ऑफेंसेस को ही काउंट किया गया है और ये एकदम जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। हाँ, एक्सक्लूसिवली फॉर चिल्ड्रन इंक्लूड्स मेल, a female, a transgender, all are children in the eyes of law. Those between the age of 0 to 18 are considered to be children. हाँ, माइनर जिसको कहते हैं हम उसको कहते हैं चिल्ड्रन। पॉक्सो एक्ट के अंदर में एज ऑफ कंसेंट की भी बात हुई है, अनुमति या अग्री करने का उम्र। पॉक्सो एक्ट में 18 साल को रोक दिया है, यानी कि आप मेजर हो जाओ, उसके बाद अगर आपको किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाना है तो आप उसके लिए कंसेंट दे दो या नहीं दो। यानी कि अगर आप 18 साल से नीचे हो तो आपको कंसेंट देने की कोई इजाज़त नहीं है। और ये जो कह देते हैं कि अगर मान लो 15-16 साल की लड़की है, उसका कोई बॉयफ्रेंड है 17-18 साल का, उसके साथ वो भाग गई और वापस आई तो अपने 164 के बयान में कहा मैं तो अपनी मर्जी से गई, मेरे साथ जो भी हुआ वो अपनी मर्जी से हुआ, कुछ ऐसा नहीं हुआ वो नहीं हुआ। लेकिन ये स्टेटमेंट उसका मायने नहीं रखता है। पॉक्सो एक्ट फिर भी लगता है लड़के के ऊपर, अगर वो 18 या 19 से ऊपर है या नीचे भी है तब भी लगता है लड़के के ऊपर। क्यों? क्योंकि उस लड़की को या उस लड़के को कंसेंट देने की इजाज़त ही नहीं है। न्यूट्रल लड़के पर, अगर लड़के के साथ गलत हुआ है तो लड़के पे भी लगे। मान लो यही 19 साल की लड़की है और 17 साल का लड़का है तो पॉक्सो लड़की पे लगे।
ठीक है, उसमें कोई ये नहीं, गलती दोनों बराबर कर रहे हैं ना, ये अलग एस्पेक्ट है। कंसेंट को तो ठीक है, 18 साल से नीचे मान लिया गया है। 18 साल से नीचे, अगर लड़का 17 साल का है तो लड़की के ऊपर लगेगा, चाहे गलती दोनों नीचे है, लेकिन गलती तो है दोनों की, गलती तो दोनों केस की तो है। दोनों का ही बनता है। केस तो दोनों पे कैसे बनता है? लड़की अगर माइनर 16-17 साल की लड़की है और वो 18 से कम है, गलती तो वो भी कर रही है। ये तो आप कह रहे हैं ना, बच्चा कोई गलती कानून नहीं ये करता। मानता है कि यही तो वो मैडम, innocent बच्चा है। कोई यही तो गलती नहीं correction की करता। बात ये होती है। सबसे मैडम, पहले नहीं, पहले आप अगर लड़की 16-17 साल की लड़की ये कहती है कि हाँ मैं अपने खुद डिसीजन ले सकती हूँ और वो क्या 16-17 साल की लड़की डिसीजन ले सकती है? मैडम ये चीज़ आप सोसाइटी में आप ही रह रहे हैं, सबको पता है आजकल का माहौल कैसा है, डिसीजन तो ये तो आप गलत कर रहे हैं। कानून की तो बात हो रही हम लोग यहाँ पे कानून की बात करें, समाज में तो स्वाभाविक घटनाएं घट रही हैं, तो हमने उन सब चीज़ों को भी देखते हुए, लेकिन कानून क्या कहता है, क्या प्राविधान है कानूनी रूप से, हम थोड़ा उसके ऊपर ही फोकस हो रहे हैं। गाइडलाइंस जो मानते है हैं कि हम समाज में बहुत सारी अभी रिसेंटली डीसीपीसीआर ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, ठीक है। उस मीटिंग में हमने अभी यही डिस्कस किया कि एज ऑफ कंसेंट को रिड्यूस कर देना चाहिए। पहले हिंदुस्तान में एज ऑफ कंसेंट 16 साल था, ठीक है, और जिसको 18 बढ़ा दिया गया 2012 के एक्ट में, ठीक है। 2015 में भी जब जेजे एक्ट का रिवीजन हो रहा था, उस समय भी हमने ये प्रोपोगेट किया था कि एज ऑफ कंसेंट को 16 साल ही रहने देना चाहिए, 18 नहीं करना चाहिए। लेकिन तब भी जो बहुसंख्यक लोग थे यहाँ पर, जो समुदाय हमारा है, उन लोगों का यही कहना रहा कि नहीं 18 साल ही माना जाएगा। ऑल ओवर इंडिया इस पर डिबेट हुआ, ठीक है, ये एक्ट एक दिन में नहीं बना, ऑल ओवर इंडिया इसके ऊपर डिबेट हुआ। उसके बाद एज ऑफ कंसेंट 18 पे माना गया, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का यही ओपिनियन था कि 18 से कम में उसके उतनी बुद्धि नहीं होती है। खैर मैं तो कहती हूँ कि 18 का 20-22 में भी उतनी बुद्धि नहीं होती है, 18 से कम में इतनी बुद्धि नहीं होती है कि कोई लड़की या कोई लड़का इस चीज़ के लिए कंसेंट दे सकता, ठीक है। लेकिन आज की डेट में हमारा कानून इसी पॉइंट पे स्टैंड करता है कि अगर वो 18 से नीचे है तो उसका कंसेंट नहीं माना जाएगा। जो भी परपेट्रेटर होगा, जो भी जिसने भी उसके ऊपर असॉल्ट किया होगा, उसको पॉक्सो एक्ट के अंदर बुक किया ही जाएगा, ठीक है। उस जगह पर अब मैं आती हूँ मीडिया का जो रोल होता है उसके बारे में कहूँगी कि सेक्शन 20 पॉक्सो एक्ट का कहता है कि जो मीडिया है, अगर उसकी जानकारी में ऐसा कोई केस आ जाए तो उसे तुरंत बिना विलंब के रिपोर्ट करना चाहिए, और अगर बिना विलंब के रिपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? सजा होगी, मीडिया को सजा होगी। जिस भी इंसान के पास ये नॉलेज है, ऐसा लग रहा था कि थोड़ा हम लोग सुनते हैं, बात करते हैं, इसके बाद थोड़ा सुझाव वाले पार्ट पे जब हम आते हैं 10 मिनट में 5 मिनट जैसे होता है, तो हम रिकमेंडेशन या सुझाव की बात करें। उसमें अगर आप लोगों के जो सुझाव आ रहे हैं बहुत अच्छे वैल्यूबल सुझाव हैं, और ये सुझाव अगर आते हैं हम इसको फिर आगे कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट तक हम पहुँचा पाएँ कि आगे कितना चेंजेज होता है क्या नहीं होता है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि हम उसको आगे पहुँचाएँ। तो हम आज इकट्ठा हुए तो बहुत बढ़िया आप लोगों के सुझाव आए, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर उस वाले पार्ट में हम लोग बात करें तो ज़्यादा, क्योंकि हम फिर डाइवर्ट हो जा रहे हैं, तो जो तारतम्यता बनती है बात करने की वहाँ पे हम लोग छूट जाते हैं। हाँ, तो और कई चीज़ें मिसिंग भी हो जाती हैं। तो हम थोड़ा सा सुन लेते हैं, क्योंकि हम लोग स्वाभाविक है हम अब उस लेवल पे उतना टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का। हमारी कोशिश है कि हम इसको कवर करें अपनी चीज़ों को, जो हमारा मैसेज है, जो मुद्दा है, जिसके चर्चा के लिए हम लोग इकट्ठा हैं, उस पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी, और इसके बाद हम लोग रिकमेंडेशन वाले पार्ट पे भी आते हैं। बहुत अच्छा है और अच्छे लोग हैं यहाँ पे, सभी लोगों से कुछ सुझाव, एक पॉइंट भी आता है तो बहुत सारे सुझाव आएंगे। और इसके दौरान मैं जावेद भाई को भी बुलाऊँगा कि यहाँ पे बैठेंगे, और हम लोग साथी लोग हमारे जो नोट कर रहे हैं उसको ज़रूर नोट करेंगे कि क्या सुझाव आते हैं। बात है मीडिया रिपोर्टिंग के ऊपर गाइडलाइंस नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने भी इशू किया हुआ है, और एनसीपीसीआर ने भी इशू किया हुआ है, ठीक है। इन दोनों गाइडलाइंस, ये जो गाइडलाइंस है ये इम्प्लीमेंटेड है, और आप लोगों के लिए ये इंटरनेट पे अवेलेबल है, या फिर अवधेश जी आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। वो गाइडलाइंस इशूड है, जिस उस गाइडलाइन के तहत ही मीडिया को रिपोर्ट करनी है, ठीक है। हाँ एथिकल गाइडलाइंस, हाँ राइट। तो उसके तहत ही आपको रिपोर्ट करनी है। रिपोर्टिंग में सबसे पहले ध्यान इस बात का रखना है कि बच्चे की आइडेंटिटी या नाम या एड्रेस किसी भी तरह से डाइवर्ज ना हो, किसी भी तरह से वो चीज़ बाहर ना आए। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे का जो डिग्निटी है, सबसे पहले तो बच्चे को हमेशा निर्दोष माना जाता है, ठीक है। प्रिजम्पशन इसको कहते हैं, सेक्शन 3 में कवर होता है जेजे एक्ट में।
ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे को हमेशा हमेशा निर्दोष माना जाता है, ये नहीं कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से या इस प्रेजुडिस से, पूर्वाग्रह से देखा जाए कि इसने तो किया ही होगा। तो कभी भी बच्चे से इंटरेक्ट करते वक्त ये बात दिमाग में नहीं रहना चाहिए, हमेशा ये रहना चाहिए कि ये निर्दोष है, इसके साथ घटना हुआ है, इसने किया नहीं है, इसके ऊपर ये घटना हुई है। उसका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अगर मान लो बच्चा कोई जवाब नहीं देना चाहता है या फिर आप देखोगे कि थोड़ा अनमना हो रहा है, अटपटा हो रहा है, तो उस केस में उस सवाल को ड्रॉप कर देना है। उसके सेल्फ रिस्पेक्ट या उसकी डिग्निटी को हमें रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद उसका बेस्ट इंटरेस्ट कि ये सवाल पूछने से या इस इंटरेक्शन करने से कहीं उसका बेस्ट इंटरेस्ट तो नहीं हैम्पर हो जाएगा, कहीं बच्चा उसके बाद उसकी पढ़ाई या उसका आगे का जीवन, क्योंकि एक बच्चा तो बहुत छोटा होता है ना, 18 साल तो उम्र ही क्या है, मान लो 18 साल से नीचे का कोई है तो उसकी उम्र ही क्या है, उसके आगे तो बहुत लंबा जीवन पड़ा है। हम लोग उतना जी के आए हैं तो हमें पता है, और आगे भी हमें जीने की इच्छा है तो कितना लंबा जीवन होगा, तो आगे उसका जो जीवन होगा उस पर तो कोई असर नहीं हो जाएगा इसके। उसके बाद उसकी सेफ्टी, इसका हम लोगों को काफ़ी ध्यान रखना है कि बच्चे की सेफ्टी तो आपके किसी भी एक्शन से उसकी सेफ्टी, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो तो नहीं हैम्पर हो रही है। और दूसरा हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि उसे अपना नया जीवन शुरू करने का अपॉर्चुनिटी है। जैसे निर्भया वाले केस की चर्चा कर रहे थे सर, तो निर्भया वाले केस में आप लोग सबको पता होगा, उसमें से एक जो अक्यूज था वो जुवेनाइल था। जुवेनाइल का मतलब हो गया 18 से, ठीक है। तो उसे आप लोगों को पता है कितने साल की सजा हुई, उसका समय तो कट गया जुवेनाइल होम जो है उसी में, ठीक है। उसके बाद उसको रिहैबिलिटेट किया, आज के डेट में भी वो कहीं है, किसी और नाम से रह रहा है, किसी और आइडेंटिटी से रह रहा है। सरकार ने उसको जीवन दोबारा शुरू करने का मौका दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो 18 से कम का था, उसको जीवन दोबारा शुरू करने का, क्योंकि उसने अपने जीवन में इतनी बड़ी गलती कर दी थी। मैडम मौका नहीं देना चाहिए था, वो फिर आएगा समाज में, फिर गलत काम करेगा। ये जनरल ओपिनियन हमारा होता है, लेकिन कानून यही कहता है। लेकिन जो कानून कहता है उसके बारे में हम बता रहे हैं, और उसके बाद एक चेंज हुआ कानून में, ऐसा नहीं है कि नहीं है। उसके बाद एक मेजर चेंज ये हुआ कि जो जज बैठता है वो डिसाइड करेगा डिपेंडिंग अपॉन द एविडेंस एंड द अवेलेबल फैक्ट्स कि वेदर दैट चाइल्ड शुड बी ट्रीटेड एज एन अडल्ट और अ चाइल्ड, ठीक है, कि उसका अपराध कितना जघन्य है, क्या क्या एविडेंसेस उसके खिलाफ में अवेलेबल। उस समय तक ये कानून नहीं था। आप किसी को सजा किसी कानून के अंदर ही दोगे ना, कोई भी जो कोड लिखा हुआ उसी के तहत दोगे, ऐसे आर्बिट्री तो नहीं कर सकते हैं। हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, जो रिटर्न कानून है हमारे पास हम उससे चलते हैं, हम आर्बिट्रीली नहीं थिंक कर सकते। तो इसीलिए उस समय तक ये कानून नहीं था। उसके बाद कानून में चेंज हुआ, इसको कहते हैं मिस्चिफ ऑफ लॉ। जब लॉ किसी वजह से चेंज किया जाता है ना तो उसको कहते हैं मिस्चिफ लॉ। उससे पहले ये मिस्चिफ था, ये गलती थी, जिसको कि बाद में सुधारा गया। एनीवे उसको दोबारा चांस दिया गया अपना लाइफ ठीक करने का, और अभी वो निगरानी में है। ऐसा नहीं है कि निगरानी में नहीं है, वो निगरानी में है, कहीं और अपना जीवन यापन कर रहा है किसी और नाम से। तो ये है खूबी आपकी कि उसको दोबारा लाइफ शुरू करने का मौका दिया रहे हो। तो उस वक्त किस किस पॉइंट पे हाईलाइट करेंगे? सबसे पहले हाईलाइट ये इस बात पे करेंगे कि जिस बच्चे के ऊपर ये घटना हुई है वो विक्टिम है, उसको हाईलाइट नहीं करना है। जिसने ये घटना किया है, उसके साथ गलत किया है, उसको हम लोगों को ज़्यादा उजागर करना है। जो परपिट्रेटर है या जो अक्यूज है, जिसने ये गलत काम किया है जो नहीं करना चाहिए था, एक सभ्य समाज का पार्ट होते हुए उसको ये काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन तब भी उसने किया है। इसमें इस बच्चे की कोई गलती नहीं हो ये मानते हुए अपनी रिपोर्ट बनाना है, और जो दोषी है उसको हाईलाइट करना है कि इसने मतलब इस बच्चे के साथ ये गलत हुआ और ये दोषी है। आपको ये भी हाईलाइट करना है कि इसके बाद इस बच्चे को के लिए सरकार ने क्या सब स्टेप्स उठाए। जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया कि अगर ये केस रिपोर्ट हुआ पुलिस में तो काउंसलर आई, काउंसलर ने उस बच्चे को काउंसिल किया, उसके बाद 164 का बयान दिया, उसके बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने उसका एजुकेशन, उसका हेल्थ, उसका न्यूट्रिशन, उसकी परिवार, उसका शिफ्टिंग, इन सब चीज़ों का ख्याल रखा। उसके बाद सरकार ने उसको कॉम्पनसेशन दिया। आप लोगों को जानकारी होगी कि पॉक्सो केसेस में कॉम्पनसेशन मिलता है, ठीक है। तो कॉम्पनसेशन मिला, कॉम्पनसेशन इंटरिम भी मिलता है और कॉम्पनसेशन फाइनल भी मिलता है। इंटरिम मिलता है इमीडिएट नीड के लिए, तो सरकार ने अगर उसको इंटरिम कॉम्पनसेशन दिया है ताकि उसका इमीडिएट कोई नीड हो, अभी तुरंत की ज़रूरत हो तो ज़रूरत को पूरा कर सके। जैसे किसी में मेडिकल की ज़रूरत पड़ती
किसी केस में मकान शिफ्टिंग का ज़रूरत पड़ता है, तो वो कॉम्पनसेशन का अमाउंट ही यूज़ करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो वो कॉम्पनसेशन उसको दिया गया कि नहीं दिया गया, और भी भिन्न तरह के कदम होते हैं जो सरकार उठाती है। आप उन सब चीज़ों को हाईलाइट करके अपनी रिपोर्ट लिखेंगे। लेकिन विक्टिम जो थी उसको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ गया था इस घटना की वजह से, तो जिसमें 25 लाख का उसे इंटरिम कॉम्पनसेशन दिया गया था, और उस 7.5 लाख का इंटरिम कॉम्पनसेशन दिया गया था। तो इतना बड़ा अमाउंट अगर किसी बच्चे के पास रहेगा तो उसका मिसयूज़ नहीं हो जाए, तो इसलिए DCW को उसमें अपॉइंट किया गया था ताकि एक फेज प्लान बनाए कि कैसे वो बच्चा खर्चा करेगा। आज के डेट में CWCs को भी बहुत सारे केसेस में ऑर्डर दिया जाता है कि अगर इंटरिम कॉम्पनसेशन का पैसा निकलता है तो CWC की निगरानी में निकले कि कोई गलत ना खर्च कर ले, ठीक है। फादर को ज़रूरत है कहीं घूमने जाने के लिए, तो पता चला इंटरिम कॉम्पनसेशन का पैसा निकाल के घूमने चला गया। हमारी नज़र में ऐसा केस आया है, ठीक है। तो हमने उसके बाद फिर कोर्ट को रिक्वेस्ट किया कि इसमें CWC के बिना परमिशन के पैसा नहीं विड्रॉ। तो आज के डेट में बहुत सारे केसेस में ऐसा कोर्ट करती है कि आपको जब भी पैसा निकालना हो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास जाइए, ऑर्डर ले लीजिए, फिर पैसा निकाल लीजिए, ताकि बच्चे के लिए यूज़ हो पैसा, मिसयूज़ ना हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को जो सरकार ने कदम उठाया है, बच्चे की बेनिफिट के लिए कदम उठाया गया है, उन चीज़ों को हाईलाइट करते हुए लिखें और परपेट्रेटर के खिलाफ लिखें। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो उसका असर ज़रूर होगा। हम जब भी कोई कदम उठाते हैं तो उसका असर ज़रूर होता है। अगर आप लिखेंगे कि हाँ परपेट्रेटर गलत है, विक्टिम को अब विक्टिमाइज किसी भी पॉइंट पे करने की ज़रूरत है। बच्चे से जब इंटरेक्शन भी करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है सेंसिटिव होकर इंटरेक्शन, कि वो अभी किसी दर्द से गुजरा है या गुजरी है, उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा हमारे आपके जैसा सामान्य नहीं है। ये नहीं हो कि मीडिया का अटेंशन मिल जाए तो वो अपने आप को बहुत महान समझने लगे और उसके बाद फिर थोड़े दिन के बाद तो पूछेगा नहीं ना। एक बार केस की ट्रायल शुरू हो जाएगा तो कौन ही पूछेगा, इतने सारे केसेस चलते हैं। तो इनिशियली जब होता है तो पूरा मीडिया अटेंशन मिलता है, तो ऐसा ना हो कि इस मीडिया अटेंशन की वजह से उसकी लाइफ में कोई फर्दर प्रॉब्लम आए या उसका सोचने का तरीका, ये सारी चीज़ें बदल जाए। दूसरी बात कि कंसेंट ज़रूरी है। जब बच्चे से इंटरेक्शन करना है तो जो भी उसका गार्जियन वहाँ अवेलेबल होगा, आप उससे कंसेंट लीजिए, ठीक है। ओरल कंसेंट से बेहतर हमेशा रहता है कि आप रिटर्न करें, कि कल को वो बोले कि नहीं मैंने तो कंसेंट दिया ही नहीं, ये बात आप छापी कैसे। तो अपने आप को बचाने के लिए एक कंसेंट लेटर लेना हमेशा अच्छा रहता है, जो भी उसका गार्जियन अवेलेबल है वहाँ पर। ये नहीं कि गार्जियन भी अपने आप को हाईलाइट करने के लिए आपको बुला ले। आप समझते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ, नहीं अलाउ करता है आपको कंसेंट रिटर्न में लेने के लिए, तो कम से कम ओरल में भी रखिए, उसका एविडेंस जरूर रखिए कि आपने कंसेंट लिया था, उसके बाद ही उस बच्चे से इंटरेक्शन करा या उससे सवाल पूछा। किसी भी सवाल से अगर बच्चा अनकम्फर्टेबल हो जाता है तो उस सवाल को आप प्लीज़ ड्रॉप करते हैं या सवाल को रीफॉर्मुलेट करें, ठीक है। कि जैसे कि कभी पूछोगे कि आप वहाँ गए ही क्यों थे, इस टाइप का सवाल मत पूछिएगा कि गए ही क्यों थे। जाने के लिए तो इंसान कहीं भी जा सकता है इस टाइम में। जैसे जनरली लोग सवाल पूछते करें और आपको 8 बजे गई ही क्यों थी, उस गली में गई ही क्यों थी, तो पता थोड़ी ना था उसको कि उसी गली में कोई परपेट्रेटर बैठा हुआ होगा। नॉर्मल इंसान जैसे ज़िंदगी जीता है वो पहले भी गई हो, आज भी चली गई। तो इस तरह का सेंसिटिविटी रखना है और बच्चे से इंटरेक्शन करते हुए उससे किसी भी तरह से एग्रीवेट नहीं करना है। एग्रीवेट करने मतलब एजिटेट करना या गुस्सा दिलाने वाली बात जो है, क्योंकि हमने देखा है जो पॉक्सो केसेस मैंने डील किया है, एक लड़की थी बेचारी, कितने 6 या 7 साल की थी, कालीबाड़ी रोड, काली मंदिर रोड की थी। तो उसके साथ 2 परपेट्रेटर थे जो बाइक पे आए। वो बच्ची वो सड़क किनारे रहती अपने पेरेंट्स के साथ, उसके पेरेंट्स वहाँ पर भीख मांगने का काम करते हैं, ठीक है। तो वहीं पर रहती है, जो काम करते हैं पेरेंट्स करते हैं, तो वो वहीं पर रहती थी। तो वहीं पर रात को 8 साढ़े 8 बजे के आसपास 2 लड़के बाइक पे आए तो उसे उठा के ले। अगले दिन सुबह वो कहीं पाई जाती है, केस रिपोर्ट होता है। केस रिपोर्ट होता है तो उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, कम से कम 4 या 5 ऑपरेशन उसका एम्स में हुआ था, ठीक है। तो ये सवाल अगर उस बच्चे से पूछा जाए कि तुम रात को 8 बजे वहाँ थी ही क्यों, तो क्या जवाब देगी? उसके पेरेंट्स वहीं पर सोए हुए, उसका तो वहीं पे रहना है, वहीं पर जीना है। ये बात अलग है कि जिसने गलत किया उसको हाईलाइट किया गया, क्योंकि अब रास्ते पे जो रहेगा वो तो रोड पे ही घूमेगा ना। हमने अभी तक तो इंडिया में ऐसा तो हमने सिस्टम नहीं किया है कि गैर कानूनी हो गया। वैसे रोड पे रहना गैर कानूनी है, लेकिन अब जब पेरेंट्स ही रहेंगे
तो बच्चा भी रहेगा। आप देखते ही हैं रोज़ हर रेड लाइट पर आप खड़े हो जाए तो हर उम्र के बच्चे आपको मांगते हुए मिल जाते हैं, नहीं तो पेन बेच देंगे, नहीं तो फ्लावर्स बेच देंगे। तो ये एक कॉमन प्रैक्टिस है। तो इसका मतलब किसी को ये अधिकार नहीं मिल जाता है कि उस बच्चे या बच्ची को आप उठा के ले जाते उसके साथ गलत है। तो मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि अक्यूज को बोला जाता है कि आप फाइनल कॉम्पनसेशन का पार्ट दीजिए। नॉर्मल यही प्रैक्टिस है 357 नहीं है, लेकिन दिल्ली कॉम्पनसेशन स्कीम फॉर ये विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है, उस स्कीम के तहत दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है वो कॉम्पनसेशन देती है पॉक्सो के विक्टिम्स, ठीक है। पॉक्सो ही नहीं, जितने भी सेक्सुअल असॉल्ट के विक्टिम्स होते हैं उनको कॉम्पनसेशन देती है दिल्ली लीगल सर्विसेज। कॉम्पनसेशन का मतलब क्या मापदंड वगैरह क्या है, किस तरीके से? मापदंड है अपराध के जघन्यता के ऊपर और जरूरत के ऊपर वो कॉम्पनसेशन डिसाइड करता है, ठीक है। वो 10 लाख तक भी हो सकता है। तो सभी प्रकार के जो केसेज हो सकते जैसे हैं, कोई लड़की प्रेग्नेंट हो गई, सेक्सुअल असॉल्ट की वजह से अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसको इंटरिम कॉम्पनसेशन भी मिलेगा। इंटरिम कॉम्पनसेशन एज आया 7 लाख रुपये मिल सकता है, ठीक है। 50,000 पहले जनरल ट्रेंड था 50,000 रुपये देते थे, लेकिन आज के डेट में देख रही हूँ मैं कि ज़रूरत के हिसाब से, उसके मेडिकल रिपोर्ट्स के हिसाब से, उसका क्या नीड्स है, उसका प्रॉपर फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में एप्लीकेशन जमा किया जाता है सर्विस को, उसके हिसाब से इंटरव्यू कॉम्पनसेशन फिर अवार्ड होता है। फिर फाइनल क्योंकि फाइनल तो केस खत्म होते होते कभी 4 साल लगते हैं, कभी 5 साल लगते हैं, कभी उससे भी ज़्यादा होता है। मतलब सभी प्रकार के केसेस में मतलब जो इस तरीके के जाते हाँ, उसका पूरा शेड्यूल है दिल्ली कॉम्पनसेशन स्कीम के नाम से, तो वो आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है कि उसको कितना कॉम्पनसेशन मिल सकता है। तो एक्यूज से कोई मतलब इस तरीके का अक्यूज से इसमें कोई लेना देना, वो जनरल केसेस में होता है। सर्टेन ऑफेंसेस मतलब कुछ ऑफेंसेस सेक्शन 228A में लिस्ट किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि इन सेक्शंस के जो ऑफेंसेस हैं, इनके जो बच्चों के नाम होंगे या विक्टिम्स के नाम होंगे वो आप कभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले तो सेक्सुअल असॉल्ट आता है, यानी कि पॉक्सो के केसेस। उसमें आता है ट्रैफिकिंग वाले जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे कहीं से ट्रैफिक होके आए हुए हैं, जो कि डोमेस्टिक हेल्प की तरह यूज़ किए गए हैं, या फिर जिन बच्चों को कहीं से रेस्क्यू किया गया है, तो ये प्राइमरी है, जो बच्चों से रिलेटेड है। तो इन केसेस में जो बच्चे मान लीजिए किसी मर्डर में इन्वॉल्व है, किसी ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है, तो ऐसे बच्चों का नाम अगर आप लोगों को पता रहता है तो बच्चों से आप इंटरेक्शन कर सकते हैं, जो गाइडलाइंस मैंने बताया है उसकी तरह। लेकिन उसमें सेंसिटिविटी रखना है कि इन बच्चों के नाम आपको कभी डिस्क्लोज नहीं करना। आप अपने पास रख सकते हैं अपनी जानकारी के लिए, लेकिन अपने जहाँ भी आप पब्लिश करेंगे इस चीज़ का नाम कभी डाइवर्ज नहीं करेंगे। बच्चों के केस में तो आप स्पेशली हमेशा के लिए ध्यान रख लें कि कोई पुरस्कार मिला है तो उस बच्चे का आप नाम छाप सकते हैं, लेकिन कुछ गलत हुआ है तो उस बच्चे का नाम नहीं छाप सकते। बट ये मीडिया में हम ज़्यादा नहीं देख रहे, क्योंकि अगर ये ज़्यादा नहीं देखेंगे तो एक मेल जैसे सबसे अप्रीहेंसिवनेस तो मेल में तभी आएगी कि ये चीज़ हमारे साथ भी हो सकती है, क्योंकि एग्जैक्टली। और अगर किसी लड़के को ये देखने को नहीं मिल रहा है तो उसको लगेगा कि मुझे बोलना ही क्यों चाहिए, अब कोई और लड़का तो नहीं बोल रहा है, मैंने आज तक किसी को नहीं बोला, तो मेरी डिग्निटी इसमें ख़राब है। अगर ऐसे 10 लड़के भी आएंगे तो इससे 2 चीज़ होगी कि पहला तो उसको एक लड़के को लगेगा कि मैं बोल सकता हूँ, मेरे लिए पुलिस हो या मीडिया हो कोई भी स्टैंड लेने की तैयार, और दूसरा उसमें डर भी आएगा कि हर मेल्स में कि जो फीमेल एक इन सब चीज़ों से गुजरती है, हमें भी उन चीज़ों से गुजरना पड़ सकता है। और दूसरी चीज़ व्हाट आई फील कि ज़्यादातर वो ही लोग दबते लाइक जिनके पास पैसा नहीं होता है, क्योंकि मेन तो यही हो रहा है, जो मेन जिनके पास मनी होता है वो फटाफट दबा गए, एज वी ऑल नो। तो इस पर सबसे लाइक जस्ट इमेजिन लाइक मेरे पास ज़्यादा पैसा है, सर के पास नहीं है, सो व्हाट आई कैन डू इज़ कि मैं पैसा खिलाकर उन चीज़ों को दबा सकती कि उनके खिलाफ असर नहीं। ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। और तीसरा एज इट इज़ विक्रम सर ने कहा कि पेपर का, जैसे मेरे खुद के आर्टिकल्स और पोएम्स आते हैं, बट उसी के ऊपर सच में भी ऐसे ऐसे मॉडल्स की पिक्चर्स होती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को क्रॉप करके शेयर करती हूँ सर, क्योंकि मैं डायरेक्टली नहीं शेयर कर सकती। तो मतलब अगर मैं चाहूँ, मैं उन्हीं मीडिया को सबसे ज़्यादा शेयर करती हूँ जो मीडिया बहुत साफ न्यूज़ दिखाती है, तो वही ज़्यादा, जैसे मान लो सर है तो मैं उनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर सकती हूँ क्योंकि इनकी मीडिया साफ सुथरी चीज़ है। बट अगर सर बहुत ज़्यादा मॉडल्स को दिखा रहे हैं तो आई कैन गो विद यू नो आर्टिकल्स होते हैं, पोएम होते हैं, जो भी साहित्यकार साहित्य से जुड़े हुए मेरे साथ लिखते हैं, वो देखा गया है कि वो वही पब्लिश करते हैं जो उनके या तो काम का है या ऐड का है, ज़्यादा बिकता है। खासकर
डिप्राइव्ड चिल्ड्रंस के लिए तो जगह ही नहीं देते। मैं खुद लास्ट 10 ईयर से लिख रहा हूँ अलग अलग इशूज़ को लेकर, मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ, मिनिस्टर के साथ वर्क करते हुए मैंने इन चीज़ों को करीब से देखा उन बच्चों के बीच में डिप्राइव्ड चिल्ड्रंस तो जो डिप्राइव्ड है आज भी वो ऐसे ही मीडिया भी बहुत, जबकि हमारा ये चौथा पिलर है, चौथा स्तंभ है, बट अवेयर नहीं है। आई एम ऑल्सो पार्ट्स ऑफ मीडिया, मैंने भी राष्ट्रवादी और के अभी भी कई मैगजीन्स करना चाहिए, पहले से ही सिविल सोसाइटी उस चीज़ के लिए काम कर रहा है, लेकिन फिर भी अभी और काम की ज़रूरत है, अभी और अवेयरनेस की ज़रूरत है। और ये तो पैंडोरा, ये तो जो इंटरनेट है या गूगल है फॉर दैट मैटर, वो तो पैंडोरा बॉक्स है, वो जितना सही है उससे ज़्यादा तो गलत है, तो जिस तरफ बहना चाहो उस तरफ बह जाओ। टीआरपी वगैरह हाँ, सब हम लोग सब फ्रेंड हैं, हम लोग सब सिविल सोसाइटी के पार्ट हैं, हम सब उस चीज़ को डेली देख रहे हैं, हर घर में बच्चे हैं, परिवार हैं, सबको एक एक दिन नीचे तक देखते हैं। और मतलब अब हमारे बच्चे जब देख रहते हैं फ़ोन, तो मैं तो झाँक के देखती हूँ भाई क्या देख रहा है एग्जैक्टली, और इट इज ताकि वो देखे नहीं, लेकिन फिर भी मैं निगरानी रखूँ, नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते। हम ज़्यादा रिक्वेस्ट कर सकते इतना हैं एक्सपोजर है ना, इस चीज़ को बहुत मुश्किल है 100% छोड़ना, तो ये चिंता सबकी है। ऐसे कंटेंट जो नेट पर पड़ा हुआ है या जो हर 10-15 मिनट के बाद ऐड में आती है, इसके लिए हमें वॉइस रीच करने की जरूरत है। बिकॉज संस्कार ही अपराध रोक सकते हैं। आप कितना भी बढ़िया कानून बना लो, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करने वाले सही हो गए, और हम आम जनता जिसको बोलते हैं वो जब तक अवेयर नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। तो आम जनता की लास्ट ईयर भी हम लोग थे सर, इस चीज़ को हमने रखा था, मैं भी था। नहीं, आम जनता का अवेयरनेस तो सबसे इम्पोर्टेंट है, घर घर का अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट है, तभी किसी चीज़ पे हम काम कर सकते हैं। नहीं और तो ये हम सभी लोगों की अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम सब लोग अवेयर करें, सिर्फ यही नहीं, आगे जाकर जो भी हमारे सीनियर जो भी आपका सर्कल है, जो भी आपका सर्कल है, वहाँ पर आप चीज़ों को डिस्कस करें, अवेयर करें। मुझे लगता है कि घर में जो हमारे लड़के हैं, लड़कियों और लड़के दोनों को अवेयर करना है कि देखो ऐसा कोई काम नहीं करना है कि कल को तुम इस चीज़ पे फंसो। ऐसा कानून है, इतना स्ट्रिक्ट है कि 7 साल की सज़ा मिलेगी, उससे कम की नहीं मिलेगी, और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। तो ये चीज़ मतलब लड़कियों को भी अवेयर करना है, उससे ज़्यादा लड़कों को अवेयर करना है। करे कि ऐसी जो ऐप वगैरह है वो ना चले, बंद करें। सोसाइटियाँ ही बेकार हो रही हैं, फैमिली बेकार हो रही हैं, बच्चे आप कितना भी आप बोलो, बच्चे कहीं ना कहीं पेरेंट्स को बिल्कुल समझते हैं। पिछली बार भी रिकमेंडेशन हमारे तरफ से गया था, इस बार भी जाएगा। और आप लोग जो मीडिया के लोग हैं वो भी अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे प्राइज करें, जैसे जो भी आप लोगों का सर्कल है या प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इस बात को रेज कर सकते हैं, तो वहाँ पर रेज करें, क्योंकि प्रेस ऑफ इंडिया है, इंडियन प्रेस सोसाइटी है, तो उन सब जगह पर रेज करें, क्योंकि अब तो इंटरनेशनल हो गया ना, सिर्फ हिंदुस्तान के कानून से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब वो इंटरनेशनल हो गया है। गूगल जो है यहाँ पर बैठे बैठे अमेरिका का नक्शा आप देखेंगे कौन सी गली कैसे जाएगी, ठीक है, तो हर कुछ इंटरनेशनल हो गया, हर चीज़ ओपन हो गया। तो ये सिर्फ हमारे देश की बात नहीं रही कि हम उस पर क्या कहते हैं करप्ट कर देंगे, जैसे चाइना में कर रखा है, सिर्फ वहीं पर चलेगा और गूगल तो चलता ही नहीं वहाँ पर। एक एस्पेक्ट है, जब उम्र आएगा तो सब देखेंगे ही, सब देखते हैं, वो भी देखेंगे, लेकिन ऐसा इतना एक्सपोजर नहीं किया जाए कि हिस्ट्री का कोई चैप्टर सर्च कर रहे हो उसमें भी कुछ ऐसा ऑब्जेक्टेबल चीज़ आ जाए कि बच्चा उसको मतलब मॉनिटरिंग की उसमें ज़रूरत है। इंस्टिल करना है, बिल्कुल ही आप निगरानी छोड़ दोगे तो आपकी तो जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो बच्चा कल को इस देश का फ्यूचर सिटीजन बनेगा। जैसे अच्छा सिटीजन बनाना हमारी जिम्मेदारी, जैसे हम अपने आप को अच्छा सिटीजन कहते हैं, जैसे कल को हमारे बच्चे भी जब बड़े हों तो वो अपने आप को अच्छा सिटीजन कहेंगे। जनरेशन देखे हैं हम, जब इस दुनिया से गए तो हमारे पीछे एक अच्छी जनरेशन, ये नहीं ऐसी जनरेशन आ जाए जो बस मोबाइल में ही बिजी रहे और कोई काम ना करता है। तो ये हम सब की जिम्मेदारी मिल के है, हम अपना पार्ट निभाएंगे, आपको जब जरूरत पड़ेगी तो अपना जैसे SCPS करता है, NCPC जी 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 वो कह रहे इसके लिए एक अवेयरनेस माँ बाप आप काम पे चले गए तो कैसे मॉनिटर करेंगे, कितना भी मॉनिटर कर लो तो बड़े होकर के आपने ये कहा कि वो देखना ही है सब। हमने केस किया था तो उसमें 17 से लेकर 22-5 साल से प्रूव करने में लगे कि हाँ इसके साथ क्या हो रहा है। अब वो चाइल्ड कमीशन ने इसको अवार्ड किया था तो चलिए 5 साल में लगे जिसमें वो उनको बचा रहे हैं, इस बार को भी अगर वो सिस्टम है ही नहीं बोलने, घर में आप अपने बच्चों को डांट लो तो उनको क्या कर सकते हैं, अगर उस पर कुछ आप बताएं तो ज़्यादा अच्छा।
बजट कितना है ये एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता पाऊंगी। मैं ये बजट नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि डिफरेंट सिविल सोसाइटीज जो है या एनजीओज हैं उनको गवर्नमेंट या सिविल सोसाइटी के थ्रू ही करवाती है, तो गवर्नमेंट उसके लिए सिविल सोसाइटीज़ को एड देती है ताकि वो इस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकें। ठीक है, कितना अमाउंट है क्या है ये नहीं बता पाऊँगी। और दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि 2017 से 2022 आपको 5 साल प्रूव करें, तो वो तो जूरिस्प्रूडेंस का पास हो गया ना, वो तो जूरिस्प्रूडेंस, क्योंकि यहाँ पर हमारा मैं अब तक बात पूरी समझी NCPCR के पास DCPCR माँ बाप गलत नहीं थे, उनके खिलाफ गलत कंप्लेंट किया गया तो मिसयूज ऑफ लॉ तो हर एक्ट में हो जाता है। मैं जनरल बात बता सकती हूँ लेकिन केस स्पेसिफिक बात नहीं बता। आपको आइडिया है कि जो बजट को लेकर काम करती हैं कुछ संस्थाएं, डेफिनेटली उसके बाइफर्केशन उस पर स्टडी किया जाता है। गवर्नमेंट ओवरऑल बजट दे देती है कि हाँ एजुकेशन पे हम ये दे रहे हैं, स्वास्थ्य पे ये दे रहे हैं, तो लेकिन उसके अंदर जो सब हेड बनाए जाते हैं उन सब हेड को लेकर स्टडी और रिसर्च करते हैं, उनके पास डिटेल होता है। हम लोग एक जनरल उस पर बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये हाँ जो प्रोविज़न है मैडम जो बता रही थी कि CWC मुझे लगता है और DCPU जो है DCPCR, ये ऐसी बॉडी हैं जहाँ से जिनको जो सपोर्ट देने की ज़रूरत होती है या वो प्रोविज़न के हिसाब से देते हैं, तो ये NGO के पास शायद मेरे को लगता है कि ये नहीं दिया गया है कि हम लोग, मेरी जानकारी के हिसाब से फंड नहीं देते, जैसे अवेयरनेस कैंप लगाया है, जैसे बजट यूटिलाइजेशन आप उसमें से वो कितना यूटिलाइज किया है, ये सब सबमिट करते हैं ना गवर्नमेंट है स्कीम है नहीं, वो अलग अलग है। ये हम लोग गवर्नमेंट की स्कीम में जैसे ये आज का नहीं, है, जैसे आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा जब आपने रजिस्टर किया होगा तो आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत सारी बातें लिखी होगी, उसमें से एक चाइल्ड अवेयरनेस होगा है ना, या फिर बच्चों पे काम करेंगे उसका होगा, तो उसके लिए आपको परमिशन या लाइसेंस दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, ये भी तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है, ये जो इस चीज़ में काम कर रहा है। नहीं, गवर्नमेंट का लाइसेंस दिया जाता है, लेकिन एक जो हमारी जानकारी जो 20-25 साल का इस फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर हम गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट कर रहे हैं या गवर्नमेंट के सपोर्ट से कोई प्रोजेक्ट है तो डेफिनेटली वो प्रोविज़न होता है। अगर चाइल्ड राइट्स पे है तो चाइल्ड राइट्स के लिए पैसा दिया अवेयरनेस के लिए, अदरवाइज सभी NGO और सभी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के पास ये सुविधाएं नहीं होती। जैसे हमारे पास अवेयरनेस के लिए कोई पैसा गवर्नमेंट का नहीं है, गवर्नमेंट का हमारे पास केवल सपोर्ट है कि हम GB रोड पे जो बच्चे हैं उनके रहने खाने एजुकेशन को लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे 3 अलग होम है जिसके लिए गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट दे रही। गवर्नमेंट ने तो JJ एक्ट में रजिस्ट्रेशन कर दिया, लाइसेंस दे दिया कि हाँ यू कैन रन द होम फॉर चिल्ड्रेन, लेकिन ये है ना कि हम उनके लिए पैसे दें, वो नहीं दिया। अवेयरनेस के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि हमारे 1-2 साथी यहाँ पे और भी NGO सेक्टर से जुड़े हैं। आप प्रोजेक्ट अप्लाई करते हो, प्रोजेक्ट मिलता है और जिस पर्टिकुलर इशूज़ के लिए मिलता है, पर्टिकुलर हेड के लिए मिलता है, उसके तहत तो वो उसके लिए काम होता है। और हर जगह का यही है, आप उस बजट में से 10 रुपया इधर उधर कर लोगे तो फिर आपके CAG या और गवर्नमेंट के रिटर्न, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सारे, इवन होम मिनिस्ट्री आजकल FCRA के पीछे CBI CID लगा के पूछ रही है, पता कर रही है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप बिल्कुल बिल्कुल देशद्रोही की कैटेगरी में आप आते हो या देशभक्त के कैटेगरी में आते हो। ये सारी चीज़ें हमें जांच रही है सरकार, और जांचना भी चाहिए, क्योंकि हमारे ही बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जो गलत चीज़ें कर रहे हैं, तो वैसा भी होता है। लेकिन ये कि बजट है, बजट का प्रोविज़न है, लेकिन इससे रिलेटेड जो अब्यूज के केसेस होते हैं उसमें डायरेक्ट DCPCR, DCPU, CWC, WCD, हाँ वो कंपनसेशन है, उस तरह के उसमें इन्वॉल्व होते हैं। हम लोग NGO को शायद नहीं दिया गया मेरी जानकारी के हिसाब से, कंपनसेशन का पार्ट नहीं है, कंपनसेशन का पार्ट सरकार अपने पास रखी है, नहीं तो स्वाभाविक है जो कई बार NGO के ऊपर उंगली उठती है कि ये किसको देना था किसको नहीं देना था, वो वाले मुद्दे आएंगे। हाँ, लेकिन थैंक यू स्वाति जी, आपने काफ़ी अच्छे से बात किया। मुझे लगता है अगर कुछ लोग क्वेश्चंस पूछना है तो स्वाति जी से पूछ सकते हैं। बीच में मेरे साथी लोग जो नोट कर रहे हैं वो डाइवर्ट हो जा रहे हैं और हमारे दूसरे साथी उनको डाइवर्ट कर दे रहे हैं, तो प्लीज़ मैं अनुरोध करता हूँ कि एक दूसरे से वो न कर, क्योंकि बीच बीच में डिस्कशन के दौरान सजेशन आ रहे हैं, तो वो सजेशन ही हमारे लिए अवेलेबल हैं, तो प्लीज़।
सभी लोगों को कि आप लोगों ने बहुत पैशनेट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से सुना। एक बार प्लीज़ आप अपने लिए ताली बजाइए तरीके से उसको सुना। दिस इज़ रियली थैंकफुल ऑल ऑफ यू टू कम हियर टू बी पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल वर्कशॉप दैट, एंड थैंक यू टू स्वाति मैडम कि आपने बहुत ब्रीफली और बहुत क्रिस्प से चीज़ों को निकाल के दिया हमारे मीडिया के सभी साथियों को, जो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत कहीं ना कहीं आपकी रिपोर्टिंग में और आपके रिपोर्ट करने के तरीके में कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्पफुल होनी चाहिए। और भी हैं, और भी जैसे आप सभी साथियों ने अलग अलग तरीके से बात उठाई है, तो जैसे कि अभी बात है तो अभी हम आपस में बात कर सकते हैं कि भी हमारे क्या सुझाव हो सकते हैं। हम सबके बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा के मुद्दों को कंट्रोल करने के लिए, मतलब मुद्दों को तो उठाना है, लेकिन बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए किस तरह से मीडिया के साथियों की तरफ से क्या क्या सुझाव हो सकते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर है और यही कन्वेंशन जो हमने साइन किया था, इसी के तहत ऑल ओवर इंडिया चाइल्ड हेल्पलाइन बना। ठीक है, चाइल्ड हेल्पलाइन जो है तो डिफरेंट एनजीओ, मैंने कहा कि सरकार खुद से काम नहीं करती, सिविल सोसाइटी के थ्रू काम करती है। तो ये चाइल्ड हेल्पलाइन हर स्टेट में अलग अलग एनजीओ चलाती है, हर डिस्ट्रिक्ट में, दिल्ली में भी अलग अलग एनजीओ चलाती है। तो जब आप 1098 पे कॉल करेंगे, सेंट्रलाइज सिस्टम है, तो उससे जिस एरिया से आप कॉल कर रहे होंगे उस एरिया के एनजीओ के पास चला जाएगा और वो आपकी मदद के लिए आ जाएगा। ठीक है, ये एक एस्पेक्ट हो गया। जब वो आपके पास पहुंचेगा मदद के लिए तो वो पूछेगा कि क्या प्रॉब्लम है। अगर मान लो सेक्सुअल अब्यूज़ का प्रॉब्लम है तो सेक्सुअल अब्यूज़ का जो नियम होगा वो फॉलो होगा। ठीक है, आपने ये मनी मिलने की बात की, इंटरिम कॉम्पनसेशन तो पॉक्सो में मिलेगा ना, लेकिन हर चीज़ में जो मेरे सामने है उनमें उनको कुछ नहीं मिला था। डॉन बॉस्को के पास केस चला गया था और 3 बच्चे थे, 3 बच्चों के साथ हो रहा था, फादर से ही हो रहा था। तो फादर को अलग कर दिया, उसको तो मतलब उसी से अरेस्ट कर लिया और मदर को किसी के पास मेड बना दिया। बच्चों को 2 बच्चों को जो है उसमें स्नेहालय में डॉन बॉस्को का है वो, उसमें रखा गया, लेकिन उनको ऐसा कुछ पैसा मिलने वाली बात। अगर वो स्नेहालय में बच्चे रह रहे हैं जिनके साथ असॉल्ट हुआ है तो उन रहने के दौरान पैसा नहीं मिलेगा। जब वो वहाँ से बाहर निकलेंगे, अपनी फैमिली के साथ रिपैट्रिएट होंगे, तब उनको सरकार पैसा देगी। क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि वो ऑलरेडी तो रह रहे हैं ना सरकार के संरक्षण में। सरकार उसका भरण पोषण, एजुकेशन, कपड़ा लत्ता सारा कुछ का ख्याल रख रही है। अभी तो कमेटी में प्रोड्यूस कर, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी डिसाइड करती है कि किस होम में कहाँ पे उसको भेजना है, क्या उसके लिए उचित। इसीलिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनी है। वहाँ पे 5 लोगों का होता है जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का पावर होता है और लोग बैठते हैं उस पर, चेयरपर्सन और 4 मेंबर और होते हैं, वो डिसाइड करते हैं। बच्चे की पूरे SIR होम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट वगैरह सब आती है, सारी चीज़ें करने के बाद सिचुएशन देखते हैं, उसके बाद जहाँ पे जिसको भेजना होता है भेजते हैं। डेफिनेटली उसका जो कंपनसेशन होगा, जो मैम बता रहे हैं, क्योंकि आपका CWC में अनुभव रहा है काम करने का, तो जो कंपनसेशन की बात है वो जब समय बच्चे का आएगा तब देंगे, या उसके नाम से कहीं करने का अनुभव रहा है। और एक वकील भी हैं तो वो भी है। तो हमारा सबसे ज़्यादा मकसद ये था कि सारे एस्पेक्ट को कवर करना जरूरी है। जब हम एक्ट की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो इसलिए मेरा गुजारिश है कि कोई अनुभव शेयर करना चाहें। सुझाव की बात आ रही थी, आप लोग बहुत पीछे सुझाव दे रहे थे, वो सुझाव भी आप लोग बताएं तो हम लोग के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। ये चीज़ें जब होती है ऐसे ही अलग अलग ज़िलों में, जो 4 ज़िले में काम NACG के तहत हम लोग दिल्ली में कर रहे हैं या उड़ीसा में और जो ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को रिकमेंडेशन को कलेक्ट किया जाता है। जब सेंट्रली हम लोग स्टेट लेवल की वर्कशॉप होती है या नेशनल लेवल की वर्कशॉप होती है, वहाँ पे अधिकारियों को बुलाया जाता है। चाहे पीछे रश्मि सिंह जी रही हैं WCD की डायरेक्टर मैडम, और भी असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर्स, ये सारे लोगों को DCPCR जो कमीशन के लोग हैं, चाहे NCPCR के लोग हैं, सबको बुलाया जाता है। उनके सामने भी ये चीज़ें रखी जाती हैं कि इस तरह का यहाँ पे निकल के आया है, ये 4 पॉइंट है। और ऐसे ही हर जगह से आते हैं तो कुछ पॉइंट कॉमन होंगे, उनको कंपाइल किया जाता है और उसको प्रेजेंट किया जाता है। हमारे बच्चे जो कमेटी में है, जो CPC जो चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी के बच्चे हैं, उनके साथ जब मीटिंग होती है तो बच्चे भी बहुत सारे सुझाव देते हैं। हमने सुना था पीछे बच्चे जब स्टेट का वो हो रहा था, वहाँ बच्चों ने अपने प्रेजेंटेशन दिया था, उसमें बच्चों ने बोला कि
जो कैमरे लगे होते हैं, अरे सॉरी, सजेशन बॉक्स होते हैं, जो सुझाव पत्रिका स्कूल में लगी होती है, वो या तो प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल के दरवाजे के बगल में लगा होता है। हम वहाँ पे कैसे जाएंगे डालने, या कैमरे के सामने रहेगा तो जो बच्चा डालेगा लिख के उसको पकड़ में आ जाएगा, तो वो वहाँ नहीं होना चाहिए। ये बच्चों का सुझाव था। उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर आए थे वहाँ पे, उन्होंने बोला कि ठीक है, इसका हम लोग ख्याल रखेंगे आगे कि अब वहाँ से हटा के हम लोग ऐसे जगह लगाएं जहाँ बच्चों को अप्रोचेबल हो, बहुत हाइट पे नहीं होनी चाहिए। बच्चों का रिकमेंडेशन था, सुझाव था, और बड़ा अच्छा लगा कि बच्चे अपने खुद खुलकर बताए। अंडर 18 के सारे बच्चे आए हुए थे, अलग अलग जगह से। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में बड़ा प्रोग्राम हुआ था, अभी 1-2 महीने की बात है, तो मैं शायद अप्रैल मई में हुआ था। तो वहाँ पे बच्चों ने इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बताई, और भी छोटे छोटे चीज़ें बताया जिसको लगा कि नहीं ये होना चाहिए। हम लोग शायद ख्याल नहीं करते हैं सब लोग। हाँ, वो बच्चे अपने एंगल से बता रहे हैं, उनको डर लगता है। कहाँ पे डर लगता है? जहाँ पे यूरिनल होता है वहाँ पे क्या है, टॉयलेट होता है वहाँ पे क्या है, इन सब चीज़ों पे बड़ा सारे रिकमेंडेशंस बच्चों ने दिया था। 2036 तक, 38-50 तक हम ये सब खत्म कर देंगे या सब खत्म हो जाएगा, जो कि एक नामुमकिन है। बट क्या ऐसा कोई है? एक साल के अंदर खत्म करने का प्रोविजन है, जुडिशियल प्रोसीजर में एक साल में खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया ऐसा कभी होता नहीं। जब ये 2 साल कोरोना ही लग गया, इसमें 2 साल तो केस देखा भी नहीं। 2019 में फाइल हुए थे, 2021 में देखा भी नहीं। 22 में 2017 के केसेस चलते हैं। तो हमारा जो बेसिक जूरिस्प्रूडेंस है सर, जहाँ कि ये कहता है कि एक मतलब चाहे 100 गुनहगार छूट जाए, एक लाख सजा नहीं मिलना चाहिए। इसलिए दूसरा जुडिशरी हमारे पास कम है, जजेस हमारे पास, जितने जजेस हमारे पास होनी चाहिए उतने जजेस नहीं है, तो इस वजह से फर्स्ट एंड फेमस वैकेंसी बहुत